स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि बैक टू बैक बढ़िया गेंस आपको भारतीय बाजारों में आती हुई दिख रही हैं। 100 पॉइंट की छलांग लगाता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी करीब 200 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहा है। ग्लोबल बाजार ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं, बट हमारे बाजारों में दूसरे दिन चुस्ती है। अब सवाल यही है कि 18,200-250 के करीब क्या निफ्टी फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्या गिरावट आएगी, या इस बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए बाजार है तैयार। इसी पर है हमारा फोकस। हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ने के लिए तैयार हैं। अनिल जी भी आपको अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी और डेटा के बारे में बताएंगे। आइए उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं उस पर डाल देते हैं नजर। अच्छी तेजी आ रही है, सेंचुरी लगाता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अब 18,200 का है इंतजार। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको भारतीय बाजार आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी यहां पर भी 200 अंकों की तेजी है, करीब 22,450 के करीब बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंक्स और रियल एस्टेट इंडेक्स यहां पर आधे से 1% की गिरावट है, बट उसके सामने मेटल्स 1.5% ऊपर, फाइनेंशियल्स, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, मिड और स्मॉल कैप यहां पर भी आधे % की तेजी दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स यहां से आपको ऊपर से गिरावट आई है, एकदम सपाट इस समय कारोबार कर रहे हैं। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक है, हमारे बाजार पूरी की पूरी चुस्ती में है। कुछ नतीजे भी आ रहे हैं, उसका भी इंपैक्ट स्क्रीन पर है, और कुछ और नतीजे आने वाले हैं उस पर भी है हमारी नज़र। बट अच्छी गेंस बाजार में बन रही हैं। मेटल्स के देखिए बढ़िया योगदान आपको आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही बैंक्स और फाइनेंशियल्स भी मूव कर रहे हैं। एफएमसीजी कई दिनों से एक्टिव है। आईटी शेयर्स भी आपको एक बार फिर से एक्टिव दिख रहे हैं। तो एक अच्छा सेक्टोरल पार्टिसिपेशन बाजार में दिख रहा है। चुनिंदा काउंटर्स हैं जो उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, बट अदरवाइज पार्टिसिपेशन और ब्रेथ बाजार की काफ़ी पॉजिटिव है इस समय। तो ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, कहां पर है नजर, इसी पर करेंगे फोकस। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं बाजार के लिए, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। नुपुर और अरमान है तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट सीजन है, तो सबसे पहले इंडियन बैंक निफ्टी से जहां नतीजे आने वाले और किसी भी टाइम आ सकते हैं। एफएनओ जहाँ पे पर्सिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, और कैश से देखे तो स्टाइलम इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन, रैलिस इंडिया जैसे कुछ स्टॉक्स है जहाँ जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। केडीडीएल भी आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी की बोर्ड बैठक है, शेयर बायबैक पर विचार होने वाला है, तो यहाँ पर भी नजर आएगी। ग्लोबल से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है। यूएस की बात करें तो पीपीआई, रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आज आते दिखेगा, जहाँ बाजार की नज़र रहने वाली है। यूरोप से देखें तो सीपीआई का डेटा आएगा, तो यहाँ पर भी बाजार की नज़र रहेगी। कल की बात करें तो निफ्टी से एशियन पेंट और एचयूएल अपने नतीजे घोषित करेंगे, तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर आएगी। एफएनओ की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस, हैवेल्स, इंडिया मार्ट, एलएनटी टेक, पॉलीकैप, एम्फेसिस, पीवीआर जैसे कुछ स्टॉक है जहां पे कल जिनके नतीजे कल आने वाले, तो ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और कैश की लिस्ट भी कल काफ़ी ज़्यादा लंबी है। हिंदुस्तान जिंक जहां पे कंपनी की बोर्ड बैठक भी है नतीजों को लेकर, और साथ ही साथ डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट जहां पे भी कंपनी की कल बोर्ड बैठक है, जहां पे Q3 के नतीजे घोषित होंगे, साथ ही साथ बोनस और शेयर विभाजन पर भी विचार करने वाले, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। एबेंस होल्डिंग एंड लैंडमार्क कार भी कल फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी के आईपीओ आए थे, जिनका कल लॉक इन खत्म होगा। 50% जो होल्डिंग है उसका लॉक इन खत्म होने वाला है। एंकर का 30 डेज का ये लॉक इन था, जो कल खत्म हो जाएगा। टेक्नो इलेक्ट्रिक जहाँ पे बायबैक जो है वो कल से स्टार्ट होगा, कल बंद होता दिखेगा। जो प्राइस थी वो 325 रुपीज़ की थी, और करीबन 40 लाख शेयर्स इस बायबैक में टेंडर किए गए। अंजानी पोर्ट्स भी कल फोकस में, क्योंकि राइट्स इशू के जो था वो कल बंद हो जाएगा। 30 दिसंबर को शुरू हुआ था और कल बंद होने वाला है। जो रेशो था वो 1:2 में था, और जो प्राइस थी वो 197 रुपीज़ के आसपास की थी। एक्सटेट के चलते एचसीएल टेक्नोलॉजी भी कल फोकस में रहेगा, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड है, तो 10 रुपये का एडजस्टमेंट वहाँ होता नजर आएगा। ग्लोबल से काफ़ी सारे इवेंट्स है जहाँ बाजार की नजर रहने वाली है। यूरोप से देखें तो जो ईसीबी प्रेसिडेंट है उनकी कल स्पीच है वर्क इकोनॉमिक फोरम में डावोस में, तो वहाँ से जो भी मॉनेटरी पॉलिसी पे निकल के आता है उस पर बाजार की नज़र रहने वाली है। यूएसए की बात करें तो हाउसिंग स्टार्ट्स फॉर दिसंबर का जो दिसंबर का डेटा है वो कल आते दिखेगा। और फेड वाइस चेयरमैन जो है वो भी एक पब्लिक इवेंट में बात करेंगे, उनकी स्पीच है, तो वहाँ भी नज़र रहने वाली है बाजार की। फ्राइडे की बात करें तो रिजल्ट्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है। निफ्टी से रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टिल कुछ स्टॉक है जो रिजल्ट देने वाले फ्राइडे के दिन। एफएनओ से अतुल, बंधन बैंक, कोफोर्ज, आईएक्स, पेट्रोनेट एलएनजी जैसे कुछ शेयर से जिनके नतीजे आते दिखेंगे फ्राइडे के दिन, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और कैश की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है फ्राइडे के दिन। आइनो स्टिल सोल्यूशन लिमिटेड भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी का जो नाम है वो चेंज होने वाला है। और एक्सडेट और रिकॉर्ड डेट के चलते देखें
तो हेरिटेज फूड जहाँ पे राइट्स इशू जो है वो स्टार्ट होगा 30 जनवरी से 8 फरवरी तक, और जो प्राइस है वो करीबन 5 रुपए के आसपास की है। ग्लोबल से देखें तो जापान से सीपीआई का डेटा आने वाला है दिसंबर का, जहां बाजार की नजर रहेगी, और आखिरी में यूके जहां पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है दिसंबर के महीने से। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं। 3 ही दिन है बट बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है बाजार में, हमारे भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्शन थोड़ा हो रहा है। नतीजों के फ्रंट पर भी आइए अरमान से जानते हैं कौन से नतीजे और साथ ही आज की कौन सी खबरें आ चुकी हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी बिल्कुल, नतीजों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आते हुए दिखे हैं। यहाँ पर जो मुनाफा है, मुनाफा लगभग 64% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं एनआईएस की बात करेंगे, वहाँ पर भी आपको 20% का उछाल दिखेगा। ग्रॉस एनपीए 9.67% से घटकर 8.85 8.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। सीसीएल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुनाफे में लगभग 25% का उछाल है। वहीं आय की बात करेंगे, आय में भी लगभग 26-27% का आपको उछाल दिखेगा। हालांकि मार्जिन में थोड़ी सी कट होती है, 22% से घटकर 18.8% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं, और 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का उन्होंने ऐलान भी किया है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मुनाफे में लगभग 29% की कट होती है। हालांकि आय देखेंगे, आय लगभग 3% बढ़कर आई है, और मार्जिन भी घटकर आए हैं, 15.7% से घटकर 12.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। खबरों पर एचपीसीएल पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एलआईसी ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है, जो उनके हिस्सेदारी बढ़ाई है, माफ कीजिएगा, जिसमें हिस्सेदारी उन्होंने 2.76% से बढ़ाकर 3.27% कर दी है। वहीं फोर्टिस हेल्थ केयर में रेखा झुनझुनवाला ने कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है, जो उनकी हिस्सेदारी थी 4.7% के आसपास की, वो घटा के 4.5% के आसपास कर दी है। स्टेट्स फार्मा, यहाँ पे यूएस एफडीए से इनकी एक सब्सिडरी को क्लीन चिट जो है मिलती हुई दिखी है। स्टेलिस बायो फार्मा जो इनकी सब्सिडरी है, उनको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिलता हुआ दिखा है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, यहाँ पे इंडोरामा वेंचर्स के अधिग्रहण की खबर पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि पॉलीप्लेक्स थाईलैंड जो है उसके अधिग्रहण पर कोई ठोस बातचीत नहीं है। जुबिलेंट फूड्स, चेन्नई में पॉपियस रेस्टोरेंट जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है, और ये 20 जनवरी को जो है पहला रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे शुरू होगा। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें पीएनबी 10 लाख शेयर्स, एचसीएल टेक 20 लाख, टाटा स्टील लगभग 16 लाख, एनएचपीसी 18 लाख और बैंक ऑफ बड़ौदा 16 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो खबरें बहुत हैं, ट्रिगर्स बहुत हैं, एक्शन भी हो रहा है बाजार में। हमारे सारे मेहमान भी हैं, तैयार करते हैं स्वागत सबका बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। दीप, खरीदारी का आइडिया है और खरीदारी करनी है एक मेटल स्टॉक में, जो कि एक अभी तक बहुत बड़ा लेगार्ड रहा था, लेकिन आज यहाँ पर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होने की शुरुआत होते हुए नजर आई है। मैं बात कर रहा हूँ सेल की, यानी कि स्टील अथॉरिटी की। और पहले मैं स्ट्रैटेजी बता दूं, 90 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे हम, जो कि अभी करंटली ट्रेड करती है 2 रुपए 5 पैसे, 2 रुपए 10 पैसे के आसपास। तो 2 रुपए तक इस पे खरीदारी करके चलें। 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि 1 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। 3 रुपए 20 पैसे और 4 रुपए, ये 2 टारगेट्स के लिए सेल में 90 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीप देखिए, मेटल्स में ताबड़तोड़ तेजी है, जबरदस्त रनअप देखने को मिला, और सेल ही एक ऐसा स्टॉक था जो कि एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था। नवंबर, दिसंबर और 2 अटेम्प्ट जनवरी में भी स्टॉक ने 88 और 90 रुपए को ब्रेक करने के किए थे, लेकिन बार बार वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। आज के सेशन में स्टॉक ने डिसाइसिवली 90 के ऊपर यहां पर ब्रेकआउट दिया है। यहां पर लगभग 3 करोड़ शेयर जो हैं वो बैकफुट पर आते हुए नजर आ चुके हैं, और उसमें से ऑलरेडी अनवाइंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है सेल में 94-95 तक का रनअप 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेगा, और ऐसा होने पर ये 90 की स्ट्राइक की जो कॉल ऑप्शन मैंने अभी सुझाई है, ये मोर और लेस डबल होने का पोटेंशियल रखती है। तो सेल में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सेल में खरीदारी करने की सलाह है। मेटल्स आज के टॉप गेनर्स, टॉप विनर्स हैं, और वहीं पर फोकस भी आ रहा है। टाटा स्टील और हिंडाल्को टॉप गेनर्स है निफ्टी पर इस समय 2.5% और 2% की तेजी के साथ। जेएसडब्ल्यू स्टील भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेटल्स पर रखिए नज़र, आईटी पर रखिए नज़र। ये दोनों काउंटर्स आपको लीडरशिप इस समय बाजार में दिखा रहे हैं, और भी लीडरशिप आपको आती दिख रही है कैपिटल गुड्स कंपनीज की तरफ से। एल&टी और सीमेंस एक बार फिर से ये दोनों काउंटर्स भी तेजी में दिख रहे हैं। कुछ और पिक्स भी लेनी है एक्सपर्ट्स के साथ, पर उससे पहले एक बार आशु जी से भी बात की जाए। आशु जी, बाजार पर कोई नजरिया, जो स्प्रेड बनाया था लास्ट टाइम वो भी अच्छा कमाल कर रहा है इस समय, बाजार भी अच्छे एक्शन में और अपवर्ड रेजिस्टेंस के करीब आ रहे हैं इस समय। यस दीपांशु, गुड आफ्टरनून। यू आर राइट दीपांशु, आइडिया वही है कि 17,800, 18,200, 250 और नीचे में लेना है, और इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जितनी बार नीचे गया है एंड कन्विंसिंगली 17,800 भी नहीं टूटा,
जितनी बार ऊपर आया यहाँ से क्रॉस भी नहीं करता। तो लेकिन बायस पॉजिटिव था कि कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा डिप्रेस रहेगा और जितना लंबा डिप्रेस रहेगा तो वो जो टायर्ड बुल होता है ना, धीरे धीरे कटता है, तो वहाँ से एक रिवर्सल तो ज़रूर मिलता है, जिसके लिए हमने स्प्रेड बनाए थे। एंड दोनों स्प्रेड में दीपांशु, मतलब 40 रुपये में जो निफ्टी का बना था 17,950, 18,150, वो इस वक्त 100 रुपये में 105 रुपये में बन रहा है, तो मतलब डबल से पैसा उसमें हो गया है। बैंक निफ्टी का 42,543,000 बनाया था, उसमें भी पैसा डबल हो गया है। तो दोनों स्प्रेड्स अच्छे हैं, और अगर मुझे लग रहा है कि अगर ठीक ठाक रहा, इसी रेंज में रहा, तो शायद कल जैकपॉट भी लग सकता है। हैविंग सेड दैट, अब आगे क्या, तो आगे के लिए दीपांशु देखिए, जो मजा है ना वो इंडेक्स में ही है। मतलब आप राइट जाओगे रॉन्ग जाओगे, कुछ होगा तो सही ना, राइट जाओगे पैसे बनेंगे, रॉन्ग जाओगे कुछ चला जाएगा, उसको रिपेयर करोगे या कुछ ना कुछ, मतलब द गेम इज इन इंडेक्स। आई थिंक द इंटायर फोकस शुड बी इन इंडेक्स, जस्ट बिकॉज नॉट दैट के स्टॉक्स पसंद नहीं है, स्टॉक्स में कुछ है ही नहीं। एंड अबव ऑल दीपांशु के February 1 को बजट है, लेकिन बजट से पहले मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी में फिर वही जो स्टॉक्स ओवरबॉट हैं जो निकलेंगे, जिनको मैं एक्सपायरी एक्सीडेंट कहता हूं, वो कुछ ना कुछ होगा। सो आई थिंक टू बी ऑन द सेफर साइड, इवन इफ समबडी हैज टू बी इन द मार्केट फॉर बजट, द बेस्ट प्ले इज इंडेक्स ओनली। स्टॉक्स में कोई मजा नहीं है मेरे पास। दीपांशु कल के लिए, अगर किसी को कल के लिए निफ्टी प्ले करना है, जो स्प्रेड चल तो रहा है वो तो है, अगर किसी को फ्रेश स्प्रेड प्ले करना है तो वो भी एक स्प्रेड है। और एक मेरा दीपांशु कॉल का स्प्रेड है विच इज फॉर नेक्स्ट मंथ, विच इज फॉर February। वो मैंने आज ही बनाया, क्योंकि हम थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में या इंडेक्स में भी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। एंड मे बी मैं नेक्स्ट वीक आपसे बिफोर बजट ज़रूर शेयर करूंगा वो स्ट्रैटेजी भी। बट राइट नाउ एक स्ट्रैटेजी मेरे पास कल की है और एक नेक्स्ट मंथ के स्टॉक की है। ओके, तो आशु जी आपसे स्टॉक की स्ट्रैटेजी भी लेंगे, बाजार के स्प्रेड भी अगर बनाने हैं वो स्ट्रैटेजी भी लेंगे। उससे पहले एक बार चार्ट कॉर्नर का बिगुल बंसल जी के लिए। आज क्लोजिंग शो में कुणाल जी नहीं है, तो चार्ट कॉर्नर की पूरी कमान बंसल जी के पास ही है। सर गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु बिगुल चार्ट कॉर्नर का है, बट कॉल स्पेशल है। और ये कॉल जो है आज सुबह मेरे मित्र कुणाल जी जो अभी एब्सेंट हैं, उनका पिक ऑफ द डे भी था। स्टॉक है ONGC, काफी बेहतरीन दीपांशु टेक्निकल पैटर्न है। हमने और कुणाल जी ने PNB को भी रिकमेंड किया था 40 रुपीज के अराउंड। तो व्हाट PNB वाज टेक्निकली अराउंड 40 लेवल, सेम इज ONGC अराउंड 148, 149, 150 लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेजी का एक प्रबल दावेदार है। तो ट्रेडिंग के नजरिए से ONGC में छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। 1.25 रुपए का रिस्क बैठता है। 148, 148 का स्टॉप लॉस लगाएं। 152 पहला टारगेट, 154 दूसरा टारगेट, और ONGC है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। तो ONGC है आपके लिए चार्ट कॉर्नर पिक, जहां पर राय आ रही है 152, 154 का टारगेट। आज सुबह कुणाल जी की भी पिक ऑफ द डे था 151, 155 के टारगेट के लिए, उसके करीब ही आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। मोमेंटम इसमें आपको बनते हुए दिख रहा है। और कच्चे तेल में जो तेजी आई है, भारतीय प्राइसेस भी पिछले कुछ दिनों में 10% की रैली लगा चुके हैं, उसका भी एक बेनिफिशियरी आपके लिए ONGC बनते हुए दिख सकता है। तो इस पर बढ़िया एक्शन है। सिमी जी के पास चलते हैं और लेते हैं सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक छोटा स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। मैंने शायद 1 साल में इस स्टॉक में कोई कॉल नहीं दिया है, पर आज का ब्रेकआउट देख कर लग रहा है कि स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। 109 का पहला टारगेट, 112 का दूसरा टारगेट के लिए FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। 102.50 का नीचे स्टॉप लॉस लगा के FSL में खरीदारी करने का सलाह होगा। 109, 112 ये 2 टारगेट्स कल तक के लिए। IT मोमेंटम में आ रहा है, और ये भी बस रेडार पर आ भी रहा था फर्स्ट सोर्स, और सिमी जी की तरफ से एकदम स्पाइक के समय वो पकड़ भी रही है काउंटर। तो नजर रखिए, मूवमेंट के लिए तैयार है 109 और 112 के टारगेट। कैश का ऑप्शन ये दे रहे हैं सुमित पकड़िया। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 130 रुपया। स्टॉक का नाम है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर के अंदर मोमेंटम बनेगा, पूरा सेक्टर तेजी के अंदर में है, और हिंद कॉपर में अब यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शन के जरिए यहां पे ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 130 वाला कॉल 2 रुपए 75 पैसे पे, 2 रुपए 80 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा।
हिंद कॉपर में यहां से मोमेंटम में जो ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं 135 रुपए से लेके 138 रुपए तक के लेवल बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। इसके लिए ऑप्शन के जरिए ट्रेड लें, ₹1.50 130 वाले कॉल के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो ₹4 का बनेगा और जिस तरह से मैं स्पॉट लेवल्स में इसमें ब्रेकआउट देख रहा हूं, इसके अंदर मोमेंटम अच्छा बनने पे ये ₹5 तक के टारगेट 130 के कॉल के अंदर अचीव होने की पॉसिबिलिटी है। 130 का कॉल खरीदारी करें ₹1.5 के स्टॉप लॉस से 4 से 5 रुपए के टारगेट्स के लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना है आपको 130 की कॉल खरीद कर चल बड़ी मूव आती हुई दिखी है। LME लंदन मेटल एक्सचेंज की अगर आप कॉपर प्राइसेस देखें तो वहां पर $130 का उछाल आया है। $9,420 पर ट्रेड करता है और वहां पर आपने करीब $130 का उछाल आते हुए दिखता है। तो करीब 1.5% का प्राइस मूवमेंट आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखा है। भारतीय बाजारों में भी हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में अच्छा एक्शन बना हुआ है और उसकी तरफ से एक बड़ी मूव भी आती हुई दिख रही है। MCX पर भी हम देख रहे हैं 1% की तेजी कॉपर के दामों में बन रही है। तो कॉपर मूव कर रहा है और हिंदुस्तान कॉपर इस पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। IT पर भी रखिए नजर, मेटल्स पर भी रखिए नजर, दोनों काउंटर्स पर अच्छी मूव बन रही है। बट एक काउंटर जहां पर आपको करना है फोकस, रिसेंटली बड़ी गिरावट आती हुई दिखी थी, वो था वोडाफोन आइडिया। इनके लिए एक बड़ी राहत की बात आ रही है। इंडस टावर में जो इनकी हिस्सेदारी है, ज्वाइंट हिस्सेदारी है, तो उसमें भारतीय एयरटेल कह रहा है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है अगर इंडस टावर में वोडाफोन आइडिया अपनी हिस्सेदारी बेचता है। तो क्या है ये पूरी खबर, क्या है इसके मायने, आइए एक बार समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए इस खबर का मतलब क्या है? देखिए, फंडिंग इन्फ्यूजन तो आ नहीं रहा है, बट उसके लिए जो भी चीज़ें करनी चाहिए इनको, वो कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल अब उसमें सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि भारतीय एयरटेल का फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है कि अगर वोडाफोन ग्रुप PLC जिनकी हिस्सेदारी करीबन 21.05% इनकी हिस्सेदारी आपको इंडस टावर में है इनको, और वो हिस्सेदारी अगर इनको बेचनी है किसी एक्सटर्नल बायर को, तो उसमें जो इनका फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल है भारतीय एयरटेल का, वो ये वेव ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसका काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट, अगर ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचते हैं तो इनके पास आता हुआ नजर आएगा और ये इनको वोडाफोन ग्रुप PLC जो है वोडाफोन आइडिया में हो सकता है कि फंड इन्फ्यूजन करता हुआ दिखे। और अगर ये फंड इन्फ्यूजन होता है तो इंडस टावर के लिए के ऊपर जो इनका बकाया है करीबन 7500 करोड़ रुपए का, वो हो सकता है कि चुकता होता हुआ दिखे। क्योंकि इसके पहले भी जब मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए पूंजी जुटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इनको अपने लेवल पे कोई भी पर्टिकुलरली ना तो प्रमोटर की तरफ से और ना ही कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर की तरफ से अभी तक फंड इन्फ्यूजन और फर्दर हमें देखने को मिला है। तो सरकार और साथ ही जो ओवरऑल जितने भी एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है कि आप इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और अक्रॉस कंपनी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसमें फंड इन्फ्यूजन करें। तो भारतीय एयरटेल की तरफ से ये हो सकता है कि ये फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल अपना हटाते हुए नजर आए। इनफैक्ट आपको याद होगा कि मार्च 2022 में वोडाफोन ग्रुप PLC ने लगभग 4.7% हिस्सेदारी भी बेची थी भारतीय एयरटेल को इंडस टावर में करीबन 2330 करोड़ रुपए में। तो उसका भी वो जो फंड इन्फ्यूजन आया था वो इन्होंने इंडस टावर का बकाया चुकाने में किया था। पर अब जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, अब देखिए ये तीनों कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है अगर वोडाफोन ग्रुप PLC को एक्सटर्नल बायर मिल जाता है इंडस टावर का हिस्सेदारी खरीदने के लिए। क्योंकि आप देखिए इंडस टावर में भारतीय एयरटेल की भी लगभग 48% हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर अगर इनका बकाया चुकता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए और ओवरऑल अगर आप इंडस टावर और भारतीय एयरटेल की बात करें तो इनके लिए भी काफ़ी बेहतर बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सबकी स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी तीनों की तीनों कंपनियों की। तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत की बात है कि भारती को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वहाँ से अगर इंडस टावर में ये अपने हिस्से को मोनेटाइज करना चाहें तो। करीब 21% हिस्सा है इनका, 21.05% हिस्सेदारी है और अगर ये हिस्सेदारी बेचते हैं पार्शियली भी तो देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और लेकिन कुछ एक एनालिस्ट रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि भारतीय एयरटेल अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा में है। ऑलमोस्ट 48% है, तो 50% के पार भी हो सकता है कि ये जाती हुई दिखे। अच्छा, 50% के पार भी जाती है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये वोडाफोन ग्रुप और अपॉर्चुनिटी के बाद बन जाएगी। करेक्ट। चलिए ठीक है, तो यह है आपके लिए एक अपडेट आते हुए दिख रहा है वोडाफोन और इंडस टावर पे। भारतीय एयरटेल भी ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व रहेगा।
बट मूव आज वोडाफोन में एक्चुअली कुछ ज़्यादा आ नहीं रही है। जो रीसेंट गिरावट है उसके बाद एकदम स्टेबल लेवल पर ये स्टॉक आपको दिख रहा है। इंडस टावर्स भी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा है। SJS एंटरप्राइजेज, एक बार ज़रा इसके काउंटर को पुलअप करते हैं। छोटा स्टॉक है, ज़्यादा हमारे रेडार पर आता नहीं है, बट यहाँ पर आशीष कचोलिया साहब ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। करीब 0.6% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। 3.84% हिस्सा अब 4.43% हो गया और ये खबर आने के बाद स्टॉक में भी थोड़ा रिएक्शन आते हुए आपको दिख रहा है। ये सचित जी भी है हमारे साथ तैयार। सचित जी, कैश स्टॉक है SJS एंटरप्राइजेस, 480 का लेवल, 4% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। कचोलिया साहब ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। एक बार जरा चार्ट देखें सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर काफी बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट लगातार यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन की है पिछले कुछ दिनों में, एंड जिस तरीके से वापस आज तीसरी बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इसने रिबाउंड लिया है, तो 460 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक में। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस 520 के आसपास का है। तो फिलहाल तो स्टॉक एक अच्छे लंबे अप ट्रेंड में लॉक्ड इन है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 450 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए राय SJS, जहां पर कचोलिया साहब ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कई सारे और कैश स्टॉक्स भी एक्शन में, उस पर भी करेंगे फोकस। आइए उससे पहले सिमी जी तैयार है अपनी एक और कॉल के साथ। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। गुड आफ्टरनून सिमी जी, बताएं मैम। गुड आफ्टरनून तो पहले ही हो गया था दीपांशु, मैंने अभी अभी कॉल भी दिया है। अभी जो मैं एक कॉल देने जा रही हूँ BTST में, वो शानदार ब्रेकआउट में है स्टॉक। एक तो ये सेक्टर आज चल रहा है ऑटो एंसिलरीज, जिसमें रिको ऑटो मैंने कुछ दिन पहले दिया था, उसमें आज तो पूरा आग लग गया। JBM ऑटो भी मेरा रडार पर था, एक महीने पहले दिया था। अभी जो मैं ऑटो में देने जा रही हूँ वो अतुल ऑटो है, जिसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, पर बहुत ही बढ़िया सा चार्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ से करंट लेवल से खरीद कर चलेंगे। 329 का भाव है अभी कैश में, तो 300 कैश का ही है ये स्टॉक। कैश में ही मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 329 के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। पहला टारगेट होगा 355, दूसरा 375। तो 355 375 का टारगेट के लिए अतुल ऑटो को खरीद कर चलेंगे 310 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए अतुल ऑटो। ये इंटरेस्टिंग कॉल आ रहा है, क्योंकि या तो IT है या फिर मेटल्स और कमोडिटी स्टॉक्स हैं जो रेडार पर आ रहे हैं, बट अब अतुल ऑटो की तरफ से भी सिमी जी पर एक्शन आ रहा है। बट आइए एक बार जरा अनिल जी से भी समझे कि बाजार में चल क्या रहा है। अनिल जी, आज सुबह ही आपने कह दिया था बहुत लंबे समय बाद 2 दिन अच्छी शुरुआत बाजार पर आ रही है। अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा लड़खड़ा है बाजार, बट उसके बाद जो रिकवरी आई है और जो मूव आया है वो बाजार ने सस्टेन करा है। 18,150 पर होल्ड कर रहा है आराम से, और बैंक्स का भी सहारा है। मेटल्स और IT ये बढ़िया लीडरशिप दिखा रहे हैं आज। सो 18,175 18,250 जो आपके लिए ऊपर की रेंज है दीप, लगभग उस रेंज के आसपास हम पहुंच गए हैं। तो और आज का हाई 18,180 के आसपास वहीं का है। तो अब ये 175 से 250 की जो रेंज है, यहाँ पर हम हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने के लिए इंतजार करना चाहिए। जो लिया हुआ है आप भले ही उसे रखें, होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी करने के लिए अब थोड़ा सा आप लेट है। अच्छा, हाँ, 18,175 18,250। वैसे मैं डेटा देखकर आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि फ्रेश तेजी के लिए अब जैसे 100 पॉइंट की जगह ऊपर है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपके लिए फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा, या इंट्राडे करे तो अलग बात है, ओवरनाइट पोजीशन के लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है। राइट। दूसरा सवाल जहां बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी जगह और है। बैंक निफ्टी 42,700 तक की जगह दिखाता है। आज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, तो बैंक निफ्टी में भले आप 41,600-700 के आसपास का, सॉरी 42,600-700 के आसपास का आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन 18,200-250 की रेंज में आज आखिरी घंटे में निफ्टी पहुंचता है, वहां थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए ऊपरी तरफ 100%। 42,600-700 के आसपास बैंक निफ्टी में, और 18,250 के आसपास निफ्टी में ऊपर के। अभी ये थोड़ी उस रेंज में आ रहा है जहां पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ठीक वैसे ही जैसा कि 17,800 के आसपास आने पर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता था, और वहां से मार्केट गिरता नहीं था। Exactly. अगर अच्छा है, जोश है, 2-3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है भाग भी जाए। भाग जाए तो अपने को पता है 18,300 के ऊपर मूड बदल लेंगे। 18,300 पार करके मूड बदल लेंगे, नहीं तो 18,200-250 के आसपास थोड़ा वेट करेंगे। फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे, है उसको या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या ट्रेल करते चलेंगे। ये ध्यान में रखना है। गॉट इट। ठीक है सर, आइए थोड़ी देर में आपसे बाकी मेरे डेटा तैयार हो रहे लेंगे। और आज वैसे भी इतना बढ़िया मार्केट था, सब कुछ है। देखो अच्छा जब होता है ना, तब किसी को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आपका सौदा प्रॉफिट में तो आपको किसी की राय नहीं चाहिए, आप ही एक्सपर्ट है।
ये तो है। हमेशा है। हाँ, नुकसान में ही रहा है। और कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी एनालिस्ट कितना खराब है, ये नुकसान में बाजार नीचे होता तो ही लगता है लोगों को, बाकी तो सबको सब अच्छे ही लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादा तेजी का माहौल हो, प्रॉफिट हो, तो भाषण की जरूरत ही नहीं, सबको सब पता है। गॉट इट, डन, एंजॉय। ठीक है, चलिए करते हैं एंजॉय। और बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, मुझे अभी भी जो थोड़ी और स्ट्रेंथ लगती है कि जो फॉलोअप कल हो सकती है वो निफ्टी में हो सकती है। बैंक निफ्टी में इतना दम नहीं लग रहा है। बैंक निफ्टी, कल भी हमारी बात भी चल रही थी कि कौन सा स्टॉक अगर पीएसयू बैंक में लेना है, तो मैंने कहा कोई भी पीएसयू बैंक अगर 10% करेक्ट नहीं करता ना, तो मुझे अभी कोई ऐसा पीएसयू बैंक नहीं लगता, चाहे सब अच्छे भी हो, करेक्शन पे लेना है। सो बैंकिंग में अभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट निफ्टी में निफ्टी के कैंडिडेट्स जो हैं, मतलब सेक्टर्स हैं, वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो एक कल के लिए फ्रेश स्प्रेड है, कल की एक्सपायरी के लिए 18,150 की एक कॉल लेनी है और 18,250 की 2 कॉल बेचनी है। दीपांशु, इसकी कॉस्ट आएगी 21 रुपए के अराउंड। मैं फिर रिपीट करता हूं, 18,150 जो भी ऑलरेडी निफ्टी चल रहा है, स्पॉट निफ्टी, एक कॉल लेनी है और 100 पॉइंट ऊपर की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 21 रुपए। सेफ कहां तक है? 18,350 तक। डाउनसाइड रिस्क 21 रुपए से ज्यादा जा नहीं सकते। मुझे लगता है कि ये 18,200 250 जो टेस्ट करता है, ये कल बिल्कुल कर सकता है। 2 दिन से डाउ भी घट रहा है, आज उसमें एक रिवर्सल जरूर आ सकता है, चाहे अभी फ्यूचर्स में कुछ नहीं दिखा रहा। ऐसे टाइम पे इस तरह का सरप्राइज मूव आता है, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशन थ्रू स्प्रेड बनानी चाहिए निफ्टी में, कि यहां से और 100 पॉइंट की रिकवरी बिल्कुल आ सकती है। और अगर नहीं भी आएगी, अगर किसी वजह से वही यहीं से रेजिस्टेंस ले लेता है, तो 20 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होगा, वो कल भी हमारे निकल आएंगे। एक स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी है दीपांशु, मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने बोला कि बजट तो 1 फरवरी को एक्सपायरी इस हफ्ते है, तो स्टॉक स्ट्रगल कर सकते हैं कुछ और तक, तो इस हफ्ते में इंटरेस्ट नहीं है। अगले मंथ का डीएलएफ का बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। डीएलएफ की 370 इन द मनी कॉल फरवरी की 370 फरवरी की कॉल 19-20 रुपए में मिल रही है, वो लेनी चाहिए। और इसके अगेंस्ट 400 की एक कॉल जो 6.75-7 रुपए की है, वो बेचनी चाहिए। इस स्प्रेड की कॉस्ट आएगी 12-13 रुपए। दीपांशु, मैं फिर रिपीट करता हूं, नेक्स्ट मंथ की फरवरी की 370 की कॉल एक लेनी है, 400 की एक बेचनी है, कॉस्ट आएगी 12-13 रुपए। 13 रुपए मीन 370 प्लस 13 383। अगले महीने का फ्यूचर अगर आप देखोगे वही 378-79 चल रहा है, तो मैं वहां से सिर्फ 3-4 रुपए का प्रीमियम दे रहा हूं। डाउन साइड मेरे को कोई डर नहीं है और अप साइड मेरा पैसा यहां पे डबल हो सकता है। अच्छा लॉट साइज है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में रियल एस्टेट या हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग लोन पे कुछ ना कुछ जरूर आ सकता है। एक आने की होप भी है, उस होप में एक ट्रैक्शन रियल एस्टेट स्टॉक्स में मिलेगी। एंड डीएलएफ मैंने पिछले हफ्ते ही बोला था कि इस लेवल पे 370-75 पे बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये तरीका बहुत सेफ है लेने का। ये दोनों, ये फरवरी की एक्सपायरी का है, राइट सर? ये डीएलएफ इज फरवरी एक्सपायरी। सर बीच में जनवरी की एक्सपायरी भी आएगी, वो जिसमें आपका वो आता है एक्सपायरी अलर्ट। हाँ जी अनिल जी, इसलिए मैंने कहा अनिल जी, तो बजट आना है फरवरी को और जनवरी में वो लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, तो ऐसा ना हो कि अनिल जी मतलब उल्टे पुल्टे में सौदा कट जाए, फरवरी में अच्छा हो जाए, तो अनिल जी बहुत मूड खराब होता है कि आप राइट हो गए और बीच में एक हफ्ते के लिए रॉन्ग हुए, उसमें सौदा कट गया, स्टॉप लॉस हो गया और अल्टीमेटली राइट हो गए। इसी चीज को टाइड ओवर करना है अनिल जी। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए ये दूरदर्शिता दिखाते हुए आपको आशीष सर ने पहले से ही फरवरी की दी है, फरवरी की, हाँ, ताकि बजट आप शांति से, आराम से, बिना किसी तनाव के आशीष सर के साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ और जी बिजनेस के साथ देख सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। आशीष सर हो गए, टिकट हो गई, तो सब बराबर, एकदम बराबर। अनिल जी मेरी तो टिकट परमानेंट रहती है अनिल जी, जब कहे। मैं तो, मैंने बताया ना, पहले स्टूडियो भी आऊंगा, चेक वेक करूंगा सब ठीक ठाक है कि नहीं। बहुत मोस्ट वेलकम। वैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, सबने अपने अपने ट्रेवल प्लान्स फाइनल कर लिए हैं और अब तो जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू होने वाली है, बस इस हफ्ते के बाद तो बिल्कुल। और बजट की दमदार कवरेज आपको मिलेगी जी बिजनेस पर, हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ, वो सारे एक्सपर्ट्स जिन्हें हर रोज आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बजट के दिन भी देखना सुनना चाहते हैं। बंसल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, टिकट तो सबकी हो गई है, बट आशु जी ने अनिल जी इस बार आउट ऑफ द बॉक्स कहे हैं।
मतलब कि खास लोगों को अनिल जी अपना आशियाना भी बोला है कि मेरे साथ आके ठहरिए। अच्छा, उनके पास अच्छी खासी अनिल जी एकोमोडेशन है, मतलब कि अच्छे से हाँ, और आशु जी जैसा ड्राइवर भी मिलेगा। मतलब कि अनिल जी हमें तो खुद लेके जाते हैं वो, तो आशु जी ने ऑफर करा है, तो अनिल जी उनकी सेवा का उपयोग किया जाएगा इस बार। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, चाहे कोई भी बिजनेस चैनल हो, जनरल न्यूज़ चैनल हो, उनके पैनल पे इस तरह का प्रेम आपस में किसी का नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 100%। क्योंकि आप देखिए, सब अपने आप में ये सब स्टार्स हैं, सब ब्रांड है, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से कॉम्पीट करने के बजाय कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमेशा सबको पूरा प्यार और सम्मान देते हैं। किसी के शहर में कोई पहुंच जाए, हमेशा जो खातिरदारी होती है, अगली बार सोचना पड़ता है कि जाऊं तो बताऊं ना बताऊं। हाँ। जैन साहब जयपुर पहुंचे, जैन साहब को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी, ना बताओ तो मुश्किल, बताओ तो मुश्किल, इतनी खातिरदारी होती है। ये सेम सिचुएशन पूना, दिल्ली आपके भी है। ये हमारे पैनल की बहुत बड़ी जबरदस्त बॉन्डिंग और अचीवमेंट है। बस इसी तरह से आपका प्रेम बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आइए सेठी साहब, चले मुलाकात की जाए। सेठी साहब की भी टिकट्स हो चुकी हैं, अभी पूछ लेते हैं बिगुल के बाद। सेठी साहब, आपकी हो गई टिकट्स बजट पर? हाँ बिल्कुल अनिल जी, टिकट क्या ऑलरेडी आ चुका हूँ मैं, तो इधर ही हूँ अनिल जी। वाया कलकत्ता आएंगे या फिर सीधा अंधेरी से यहीं? हाँ क्या बोले? वाया कोलकाता आएंगे या जुहू से सीधा यहीं? नहीं सर, जुहू से सीधा सीधा। ओके, बिल्कुल आपका इंतजार रहेगा सर। बताएं आज क्या इरादा है? अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और उसके पहले एक अपडेट अनिल जी, कल के बाजार में पूना वाला फिनकॉर्प रिकमेंड किया था 292-93 के लेवल पे, आज अभी 303 के हाइस किए हैं, 302 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है स्टॉक। वो वंडरफुल। अनिल जी 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें आज खरीदारी करनी है। ओके परफेक्ट, बताएं सर। पहला आज का जो अनिल जी पहला स्टॉक है, एक शुगर स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आंध्रा शुगर्स, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। और अनिल जी आज हम देख रहे हैं शुगर सेक्टर फोकस में है, जितने भी शुगर स्टॉक्स है अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज जो शुगर के इंटरनेशनल प्राइसेस है वो 3 वीक्स के हाइस पे चल रहे हैं, तो उसका एक फायदा देखा जा रहा है। और ये कंपनी शुगर में तो है ही है, जहाँ पे शुगर की जो इंटरनेशनली फर्म प्राइसेस या भारत में भी जो प्राइसेस अच्छे हैं उसका फायदा मिल रहा है। इसके अलावा हमने थोड़े दिन पहले देखा शुगर का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, तो सरकार हो सकता है जो एक्सपोर्ट की जो कैप लगाया हुआ है उसको भी थोड़ा रिलीफ करे, तो उसका भी एक फायदा देखने को मिल सकता है। और प्लस जो एथेनॉल की स्टोरी है वो तो इंटेक्ट है, सरकार का एजेंडा है जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग को 10% से 20% करना है 2025 तक, तो उसका एक फायदा पूरे शुगर सेक्टर को होना है। और उसके अलावा ये कंपनी केमिकल्स के फील्ड में है, फर्टिलाइजर्स भी बनाती है और फार्मा में भी है, फार्मा में एस्पिरिन बनाती है, और केमिकल्स में इनका कॉस्टिक सोडा और सोडा एस से 36% रेवेन्यूज आता है, और वहां पे भी एक अच्छी तेजी चल रही है, प्राइजेस वहां पे भी बढ़े हुए हैं। फिर एक और लिस्टेड कंपनी है जोसिल नाम की, उसमें ये 55% हिस्सेदारी रखती है, तो उसका भी एक वैल्यूएशन के लिहाज से वो भी इसके वैल्यूएशन को अच्छा बनाता है। और सितंबर तिमाही भी जबरदस्त थी, 45 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर में 27 करोड़ का पैट था। आज बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, जो बाकी के शुगर स्टॉक जहां 15-16 के मल्टीपल पे है, ये 7 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है। अच्छी डिविडेंड यील्ड है 3% की, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 145 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 130 रुपए का। 145 का टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। आंध्रा शुगर्स में करें खरीदारी। दूसरी कॉल बताएं सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है सियाराम सिल्क मिल्स, जो अभी 540 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली, और पोद्दार ग्रुप की कंपनी है, जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वाले पोद्दार ग्रुप है उनकी ग्रुप कंपनी है। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। कंपनी कई सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे नेक्स्ट है, मार्क्स एंड स्पेंसर, केल्विन क्लाइन, फिर आपके टारगेट, इन सब को एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा इनके जो खुद के गारमेंट्स के ब्रांड हैं जैसे सियाराम, ऑक्समबर्ग, जे हेम्स्टेड, सब पॉपुलर ब्रांड्स हैं। कैसा मोडा नाम का इनका होम फर्निशिंग्स का भी कारोबार है, जिसके 1000 से ज्यादा आउटलेट्स है थ्रू आउट इंडिया। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 80 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल सितंबर में 52 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 11 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छे रिटर्न रेशियोज, 23-24% के रिटर्न ऑन इक्विटी, 29% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और बाकी इसमें भी एफआईएस डीआईएस की अच्छी खासी 8.7% की हिस्सेदारी है, जिसमें डीएसपी प्रोमिनेंट है, और बाजार का अच्छी फैन फॉलोइंग वाला एबेकस फंड सुनील सिंघानिया जी का, वो भी इसमें
2.08% स्टेक ओन करता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 565 का टारगेट है, 530 का स्टॉप लॉस रखना है। 565 का टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। सियाराम सिल्क, इसमें करनी है खरीदारी। डबल हो चुका है जब से हमारे रेडार पर आया था, इनफैक्ट और भी अच्छा ऊपर गया था, करेक्ट होकर फिर से वापस मोमेंटम में आ रहा है। 21 में 2021 1.5 साल पहले ये रेकमेंड किया गया था, SIP स्टॉक में इसकी बात की गई थी और वहां से जबरदस्त एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिखा है। तो बढ़िया मूव आई है सियाराम सिल्क, और अब सेरी साहब के भी कन्विक्शन लिस्ट में है। 565 के टारगेट लिए खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए, आंध्रा शुगर्स और सियाराम सिल्क। थोड़ी देर में ये और क्या आ सकता है इस बजट में, ये भी हम करेंगे फोकस। एक और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है आपके लिए, उससे पहले एक बार सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 215 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर कल एक लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला, आज फॉलो अप मूव देखने को मिल रहा है, जिसमें कल का हाई ब्रेक हो चुका है और परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने वाला है। कोल इंडिया के अंदर एक करेक्शन के बाद अब यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज और आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कोल इंडिया में यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 220 का पहला टारगेट बनेगा। 220 का लेवल भी टूट सकता है और ऊपर में 224 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने ले रखा है पोजीशंस वो लोग होल्ड करें, डिप में खरीदारी करें। 211 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 220 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 224 रुपए का। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कोल इंडिया में खरीदारी करें। कोल इंडिया में खरीदारी करें, ये है आपके लिए राय सुमित जी की तरफ से। हिमांशु जी के पास भी चलते हैं। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। सर आपका ऑडियो म्यूट है। जी दीप, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है और मेरा ऐसा मानना है कि जो कल की एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं 42,700 42,800 की तरफ होते हुए नजर आ सकती है। तो पहले ट्रेड 42,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 170 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं, तो यहाँ पर 150 170 तक इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह है। 110 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 250 रुपए और दूसरा टारगेट 280 रुपए। बैंक निफ्टी में 42,500 के स्ट्राइक का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। दीप, मैंने सुबह भी जब निफ्टी का कॉल दिया था तो ये बात हाईलाइट की थी कि आज निफ्टी बैंक में एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है और यहां से गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी बैंक का जो मोमेंटम है वो निफ्टी से तेज होता हुआ नजर आ सकता है। आज थ्रू आउट द डे हमने देखा कि बैंक निफ्टी का डेटा काफी पॉजिटिव बना है, काफी हैवी पॉप पुट राइटिंग देखने को मिली है और एक अच्छा अपमूव यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि देखने को मिल सकता है। इवन एज वी स्पीक 42,500 पर ऑल दो कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, लेकिन आज की सेशन का अगर मैं डेटा देखता हूं तो 42,500 पे पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 42,700 42,800 की तरफ कल के सेशन में हम ये बैंक निफ्टी का मूव देख सकते हैं और ऐसा होने पर ये जो कॉल ऑप्शन है ये 280-300 रुपए की तरफ जाते हुए नजर आ सकती है। ओके, तो बैंक निफ्टी पर भरोसा है हिमांशु जी का, इस पर रखनी नजर। बैंक्स भी अच्छे मोमेंटम में, बाजार भी बढ़िया मूव में। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर मूव तो अच्छी आ रही है बाजार में। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं, कुछ करने के मूड में नहीं है। यूरोप में भी बिल्कुल फ्लैट एक्शन है, तो यूरोप और अमेरिकी फ्यूचर्स ये एकदम फ्लैट है। जापान के बाजार आज की पॉलिसी के बाद 2.5% ऊपर बंद हुए। बाकी एशिया में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। रुपया अनिल जी आज 36 पैसे मजबूत है, तो बड़ी मूव रुपए में भी आ रही है। बस कच्चा तेल है जो लगातार एक्शन में है, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर वहां पर ट्रेड हो रहा है। अदरवाइज बाकी सारे ग्लोबल फैक्टर्स तो अच्छे ही दिख रहे हैं, ठीक दिख रहे हैं। बल्कि क्या करना है सर हमें? तेजी का व्यू है। नीचे में अगर आपको वापस मौका मिले, खरीदारी करने का मौका बनेगा। खरीदारी करने के लिए अच्छी जगह जो है दीप वो है 18,100 से 18,125। और क्यों है वो बता दूं। 18,100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 1 करोड़ 18 लाख शेयर का, जिसमें से 1 करोड़ शेयर आज ही जुड़े हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर आपके लिए 70-75 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 18,100 के नीचे बंद होने की संभावना है आज काफ़ी कम। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए, ठीक है। और इस लिहाज से 18,100 125 आए तो आपको खरीदना है। क्लियर है। ऊपर कितना जा सकते हैं? अब से 3:05 के पहले आपको पार करके टिकना है 18,200। 18,200 इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर 92 लाख शेयर कॉल्स में खड़े हैं।
अगर 18,200 आपने 3:05 के पहले पार कर लिए, टिक गए, तो आप 18,250 से 18,265 तक की यात्रा करने की कोशिश आज ही करेंगे, नहीं तो कल तक ये होना निश्चित है। तो 18,200 के ऊपर नहीं तो फिर आप जो कंजेशन जोन है 18,175 से 18,265 की रेंज का, उसमें पहुंचेंगे। फिर तो फ्रेश पोजीशन आपको अब गिरावट में लेनी है, अब नहीं बनानी, अभी नहीं। 18,100 125 आए तो ठीक है, उसको होल्ड करिए और 18,200 पार कर दे 3 बजे के पहले और ठीक है, तो 18,250 65 के आसपास आए, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपको ऊपर के 50-75 पॉइंट छोड़ देने का मन है तो आप 18,200 के आसपास भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपनी इच्छा पर है, क्योंकि आप उस जगह पहुंचे जो ट्रेडिंग रेंज का हायर एंड है, जिसको आपने पिछले 3-4 हफ्तों से पार नहीं किया है। 3-4 हफ्तों का हाई 18,265 का है, 18,265 के हाई से 17,761 का आपने लो बनाया, 500 पॉइंट नीचे का। तो 2 ट्रेडिंग सेशन में आप 500 पॉइंट वापस रिकवर होकर वहाँ ट्रेडिंग रेंज में आ गए, तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। ये निफ्टी का। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही लेवल पर नजर रखनी है दीप, अब से लेकर 3:05 पर, वो है 42,500। 42,500 के पुट पर 32 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 56 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी उसको पार करने के, अगर पार हो गया और बैंक निफ्टी 42,550 का जो आज स्पोर्ट का हाई है उसको पार करके निकल गया, तो बैंक निफ्टी यहाँ से और तेजी अच्छी दिखाएगा। ऊपर के टारगेट बैंक निफ्टी के जो बनेंगे वो 42,575, 675 और 725, ये 3 मिनिमम टारगेट है जो आज और कल सुबह में आपके लिए आ सकते हैं, बशर्ते कि 3 बजे तक इसको भी 42,550 पार करके टिक जाना, आज का हाई पार करे। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल है। गिरावट में खरीदारी करनी है, बिल्कुल करनी है। बैंक निफ्टी अगर नीचे आए तो कहाँ लेना है? 42,375, 42,300, ये 2 लेवल है, जहां पर आए तो ऐड कर लीजिए। ठीक है, या तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए या फिर इंतजार कीजिए। और अगर है पोजीशन तो स्टॉप लॉस पोजीशन है तो ट्रेल करते रहिए, और बुक करना चाहें हायर एंड पर तो क्लोजिंग में करिए। क्लोजिंग में करिए। 3:20 पे है ना? 3:20 में, ठीक है, तब बताएंगे। तो अभी पोजीशन रख लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, और नई पोजीशन बनानी है तो डिप का इंतजार करिए, ये सलाह आ रही है। ओके, तो इस बीच ये है आपके लिए स्ट्रेटेजी, लेकिन बजट को लेकर हमारी कुछ न कुछ आपके लिए एक्सक्लूसिव खबरें, इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से लगातार आ रही है। ये आ सकता है बजट में एक और स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ है इस वक्त नई दिल्ली से। तरुण, बताइए बजट में क्या कुछ होने की है संभावना? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो खबर है वो कॉर्पोरेट टैक्स को जुड़ी हुई है। 2019 के अंदर सरकार ने एक इनकम टैक्स या कहें कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के लिए एक नया आयाम दिया था। वो ये था कि जो कंपनीज 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद रजिस्टर होती है और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स 15% देना होगा। लेकिन ये जो मियाद थी ये 2023 तक थी, लेकिन लास्ट बजट में इसको 2024 तक कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि एक तरफ देश बिल जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आने वाला था वो नहीं आ पा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहती है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये टेन्योर है 31 मार्च 2024 का, इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यदि ये बढ़ाया जाता है तो 15% की कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे देना होगा जो कंपनीज 1 अक्टूबर 2019 के बाद जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हो और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हो। क्योंकि जो देश बिल था उनकी भी डिमांड यही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% रखा जाए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स लगाई जाएंगी। लेकिन जो उनकी लिमिट थी वो 2034 तक वो मांग रहे थे, वो वित्त मंत्रालय या ये कहें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर राजी नहीं हुआ। तो अब ये एक ऑप्शन है जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके और नई यूनिट्स इस देश के अंदर लग सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत काम की खबर है। आपको याद होगा कि नई कंपनियों के लिए सरकार ने टैक्स में दी थी रियायत, और ये टैक्स ये था कि अगर 2018 के बाद 2019 के बाद जो नई कंपनियां बन रही है उनके लिए 2024 तक अगर वो कामकाज शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, यानी कि अगले 5 साल में, तो उनको टैक्स देना होगा सिर्फ 15%। जी, तो ये 2024 वाली अब साल भर बाद तो आ जाएगा, मतलब 1.5 साल बाद, 1 साल। तो ये कह रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो बड़ी बात है, रिलीफ मिलेगी। तो यानी कि स्कीम बनाई कम टैक्स 15% की, वो आगे बढ़ सकती है। तो
जरा अंदाजा दे सकते हैं कि आगे बढ़ने में मतलब कितना, एक आध साल आगे बढ़ाने की सोच रही है सरकार, या फिर से और 5 साल ही सीधा बढ़ा दें, क्या सोच रही है? देखिए सर, उम्मीद ये की जा रही है कि 2 से 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यदि कोई कंपनी अपना को रजिस्टर कराती है तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो यहाँ तक तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1 साल का टेन्योर तो इसमें बढ़ना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि इसका जो रीज़न है, वो जो लॉजिक है, वो 2 बड़े लॉजिक है। एक तो देश बिल जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी और पिछले बजट में भी वो अनाउंस हुआ था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनीज होंगी उनको रियायती कॉर्पोरेट टैक्स पे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का फ़ायदा मिलेगा, वो इस बजट में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री में आपस में उस टैक्स के लेकर ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो इसी वजह से ये जो स्कीम है उसका फ़ायदा जो नए लोग हैं, यदि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं उसको दें। और जिस हिसाब से हमने देखा कि चाइना में सप्लाई डिस्ट्रप्शन आया और चाइना +1 की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना एक बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की, और इससे इस कॉर्पोरेट टैक्स से वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं पूरी होती है। आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत की संभव, और नए स्टार्टअप्स के लिए भी, नई कंपनियों के लिए भी, और वो कंपनियां जो 2024 के बाद भी अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली, उनको टैक्स में राहत मिलेगी 15% का। थोड़ा कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि बंद करके नहीं शुरू, सैलरी लेने वाले लोगों को भी कॉर्पोरेट होना, मतलब जैसे दीपांशु भंडारी नहीं काम कर रहे हैं जी मीडिया में, दीपांशु भंडारी प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ, आज ही दीपांशु भंडारी प्राइवेट लिमिटेड बनाओ अगले 5 साल तक, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में आप भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसे कर लेंगे और 15% टैक्स, सोचो हाईएस्ट टैक्स लेस से 15% में आ जाए, और क्या चाहिए? आशीष, पसंद है आइडिया? हाँ बढ़िया है आइडिया, तो अच्छा है, टैक्स बचना चाहिए सर। ऐसा हो नहीं पाएगा। इसका दूसरा आसान तरीका है मेरे पास, वित्त मंत्री जी हमारा भी कम कर दे, हम ये नहीं चाहते उनका बढ़ाओ, हमारा भी कम कर दो, ये तो है ना, होना तो चाहिए कि भाई कंपनी बनाती टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम सैलरी वालों को ही है। बिल्कुल सर, ऐसे आना चाहिए बजट। पैनल पे भी हैं काफ़ी दुखी आत्माएं हमारी ऐसी सैलरी वाली, जिनको भारी भरकम टैक्स से बड़ी तकलीफ होती है, हैं ऐसे लोग। हाँ हाँ बिल्कुल आती। किस किस को लगता है कि उनका टैक्स ज़्यादा है? सुमित जी को, ओके, बंसल जी को, आशुजीत ने तो दोनों हाथ सरेंडर कर दिए। ओके, मेरे पास एक बहुत आसान सा उपाय है आपका टैक्स कम करने का, बिल्कुल आसान। अच्छा बताइए सर। सैलरी कम करके वो 10% वाली लिमिट में ले आए। जिसमें और कम करना है तो इससे भी नीचे वाली लिमिट में आ जाए, जो आपकी टैक्सेबल लिमिट से भी नीचे हो। कैसा लगा मेरा आइडिया? कहाँ और कहाँ पे ज्यादा दुख आएगा वो ये देखो। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी मेरे ही चिंता, अनिल जी टैक्स का रेट नहीं, अनिल जी मेरी चिंता आप ही समझ पाएंगे, यू बीइंग अ सीए। अनिल जी सबसे बड़ी चिंता है जो ये एडवांस टैक्स की अनिल जी कैलकुलेशन। अनिल जी सिस्टम हमारा कहता है कि आप पूरे साल की अनिल जी इनकम को एडवांस में एस्टिमेट कर लो और उस परसेंटेज पे टैक्स देना होता है। तो अनिल जी उस हिसाब से जो ब्याज देना पड़ता है ना वो बड़ा चुभता है। अनिल जी कैसे, हमारी कोई सैलरी थोड़ी ना है जो इनकम को एस्टिमेट कर लेंगे, तो वो बड़ी अनिल जी कठिन समस्या अनिल जी की। पहले से आप जब साल शुरू होता है पूरे से अनिल जी, मुझे तो अब समझ में आया कि पूरे साल की इनकम को आपको एस्टिमेट करके उस पर परसेंटेज अनिल जी टैक्स देना होता है। वो सिस्टम अनिल जी गलत है, इस पे अनिल जी कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब कि एक्चुअल जो इनकम हुई है उस डेट तक उस पर आप पूरा टैक्स ले लो, बट पूरी इनकम को कैसे एस्टिमेट करेंगे अनिल जी? यहाँ अनिल जी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता आदमी, निफ्टी बैंक को, यहाँ पर ये इनकम को अनिल जी प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं आपका दुख दर्द समझ गया। देखिए जब आप पृथ्वी पर आते हैं, अवतरित होते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं, तो 2 चीजें निश्चित हो जाती है। पहला मृत्यु, जो आया वो जाएगा, और दूसरा टैक्स, डेथ एंड टैक्स। ये तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका एक सॉल्यूशन, एक्चुअली वैसे प्रॉब्लम जेन्युइन है कि स्टॉक मार्केट की कमाई पर अगर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कम भाव दिसंबर में आएगा जहाँ आप बेचेंगे या मार्च में बेचेंगे? वो एक्चुअली वैसे वो एडवांस टैक्स में छूट है अगर आपकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की कमाई है तो। लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बिजनेस इनकम मानी जाती है, और वहाँ जहाँ बिजनेस इनकम मानी जाती है वहाँ पे आपको ये फायदा नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे अगर इनकम बाद में बनी तो हमें एडवांस टैक्स पे पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि हमने पहले भरा नहीं। लेकिन जो जिनके लिए बिजनेस इनकम हो जाती है
ट्रेडिंग वाला, ये रोज जो करते हैं उनको बिजनेस इनकम मानते हैं इनकम टैक्स के लिहाज से, वहाँ समस्या ज़्यादा है। सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं? सुमित जी बिगुलिया कुछ कहना चाहते हैं? कि दीपांशु ने हाँ में हाँ मिलाया है कि 10% सैलरी कम कर दो, 10% स्लैब के नीचे आ जाओ। तो अनिल जी नेक काम में शुरुआत करनी चाहिए दीपांशु से। दीपांशु के साथ हाँ अनिल जी, दीपांशु ने हाँ में हाँ मिलाया है, दीपांशु को हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए था। जी आशु जी। अनिल जी देखिए, मैं ना बिल्कुल ये जो अभी पीछे भी आप बजट की बात कर रहे थे, आई थिंक बग्गा जी भी थे कि नीचे वालों का स्लैब कम करना चाहिए, वहां से कंजम्पशन आती है। अनिल जी मेरा एक थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। हम ये कहते हैं कि अनिल जी 50,000 हैं, 1 लाख हैं, वो जो ऊपर की रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे ज्यादा ओनली मतलब करोड़पति जो रिटर्न्स आती हैं। अनिल जी इतने कम लोगों को और ज्यादा जो सरचार्ज पे सरचार्ज लगा के, टैक्स लगा के क्या मिल जाएगा? ऑन द कॉन्ट्री दोज आर द पीपल हु एम्प्लॉय द पीपल, वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं अनिल जी, उनको तो बल्कि अनिल जी कम करना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली जो आप बोल रहे हो कि कौन कौन तकलीफ में है। और अनिल जी इससे बड़ा भी मेरा मुद्दा ये है कि मैं कहता हूं कि जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है अनिल जी, उसके लिए क्या डिफरेंट है? मेरे लिए कोई सड़क अलग है, मेरे को टोल चार्जेस नहीं लगते हैं, मेरा बिजली का बिल का 10% डिस्काउंट आता है। और एनीबडी अनिल जी, देयर शुड बी वन टेंजिबल और सम टेंजिबल बेनिफिट फॉर ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंपनी। अनिल जी जो टैक्स दे रहा है, जो नहीं दे रहा, वो सब सेम है। तो अनिल जी क्या फर्क है? मतलब मुझे तो वो चीज चाहिए, कोई बेनिफिट, तो एक अक्रूड बेनिफिट जरूर होना चाहिए अनिल जी एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर को। नहीं, एकदम सही पॉइंट आपने रखा है। और ये इसी तरह के कुछ और पॉइंट्स और मुद्दे आपको हर रोज मिलेंगे। वित्त मंत्री जी ये तो बदलिए, इस बजट में तो ये हमारी जो मांग है वो हर रोज आती दिखेगी। और बाकी जो सुमित जी की राय पर, सुमित जी की सलाह पर कि जो दीप ने हाँ कहा है, इस जो प्रपोजल पे हाँ में हाँ मिलाई, उस पर इनकी सैलरी कट करनी चाहिए। पूरी कमेटी के पास जो रिपोर्ट रखी गई सुमित जी, और जो हमने पूरा उस पर अध्ययन किया, उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला जाए क्योंकि दीप ने हाँ में हाँ मिलाई है, इसलिए इनका इंक्रीमेंट किया जाता है, नहीं कि सैलरी कट होता। ओके, आइए अब करते हैं मुलाकात बसीन साहब से। बिगुल बसीन की हसीन चेयर। सर स्वागत है आपका। बहुत बेहतरीन तेजी और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार, बताएं सर आपकी तरफ से आउटलुक और अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो बिल्कुल 18,500 आया बजट से पहले, अब तो आपके दम में दम आई और इन्वेस्टर के भी। और आपको जो कहा था 17,800-900 पे लेने का था उस समय, देखिए 2 दिन में ही निफ्टी 350 पॉइंट बढ़ गया। तो मंदी वालों को फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लोबल रैली है और ये रुकने नहीं वाली। और एफआईएस पे तो अभी शुरुआत हुई है, तो मुझे कोई दो राय नहीं। दिस मार्केट इज हेडेड टू 18,500 एंड वील टेक इट फ्रॉम देयर। अभी के लिए मेटल्स आर आउट परफॉर्मिंग, आईटी, अब रियल एस्टेट और आपके जो कैपिटल गुड स्टॉक्स है वो चलेंगे। अपडेट दे दूं अनिल जी, सीमेंस, हिंदुस्तान, हिंडाल्को, अशोक लीलैंड, जीएमआर, अल्ट्राटेक, सेल, टाटा स्टील, कमिंस, हैवेल्स सारे आउट परफॉर्म है। और आज आपको अशोक लीलैंड जीएमआर दबा के दिया था, वो भी आज 2-3% बढ़ गए। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं सर। देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से बेस्ट कैपेक्स स्टॉक इन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर इज एबीबी। और ABB has not got re-rated the way Siemens and L&T have moved. ABB has a better parentage and is a debt-free company. मुझे 3100 का भाव दिखता है इसका बजट से पहले। 2900 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2840, 3100 इज कमिंग इन ABB। सेकंड अनिल जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आइडिया कैन नॉट कन्वर्ट इट्स गवर्नमेंट लोन टिल द स्टॉक रीचेस 10 रुपीज। और अब उन्होंने जो अपना रिमेनिंग स्टेक है इंडस टावर में, दैट इज ऑन द ब्लॉक। और भारती ने कह दिया कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई थिंक दिस विल कम ऑफ वेरी फास्ट, मे बी बाय नेक्स्ट वीक। That will enable the company to tide over this problem and then the equity can go change जब 10 का भाव हो जाएगा। I am very confident the company will tide over this. So there are very good risk reward at 7 rupees, 720 to buy this. You can get 9 rupees or maybe 10 if the company actually goes ahead with this deal and it reaches 10. So there is a very good risk reward for Idea to go to 10. Keep a stop loss of 675. And last but not least, I think DLF is a no-brainer. जिस तरह से आपका कमर्शियल रियल एस्टेट बिक रहा है, डीएलएफ मेरे हिसाब से 400 का भाव दिखना चाहिए बहुत जल्दी। तो बजट से पहले 400 का भाव, स्टॉप लॉस ऑफ 368 बाय डीएलएफ। ये 3 बेहतरीन पिक्स है जो बसीन साहब की तरफ से आपके लिए। एबीबी, आइडिया, डीएलएफ तीनों में है।
आपके लिए खरीदारी करने की राय ये आती हुई आपके लिए इन शेयरों पर रखिएगा आप नजर। आइए बढ़ते आगे बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताइए। अनिल जी, ये मेरा शो पर ये थर्ड कॉल है और पहले 2 कॉल चला था। अतुल ऑटो अभी भी डे हाई के आसपास ही है और मेरा जो तीसरा स्टॉक होगा वो आज का जो स्टॉक जो सेक्टर आज मोमेंटम में है वो सेक्टर मेटल माइनिंग इस सेक्टर में से है। मैंने एनएमडीसी को चूज किया है। स्टॉक में ओवरऑल अगर चार्ट देखेंगे तो अच्छा रिकवरी में है स्टॉक। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग देखा था। आज लोअर लेवल से बहुत ही अच्छा मोमेंटम के साथ रिकवर कर रहा है। करंट लेवल पर खरीद कर चलने का सलाह होगा। मैं कैश का ही भाव देती हूँ। कैश के में 128 रुपया 60 पैसा भाव है, तो इसी भाव में खरीद कर चलने का सलाह होगा। 124 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। 132 का पहला टारगेट, 135 का दूसरा टारगेट, 138 का तीसरा टारगेट के लिए एनएमडीसी को खरीदेंगे। ये छोटा टारगेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तो छोटा टारगेट स्टॉप लॉस ही चल, पर चार्ट में इतना मोमेंटम और इतना बढ़िया पैटर्न है, लग रहा है कि इस बार शायद ये स्टॉक 140 का लेवल भी पार करेगा इस मोमेंटम में, अगर मार्केट का सहारा मिल जाता है तो 124 का स्टॉप लॉस के साथ एनएमडीसी को खरीद कर चलने का सलाह। एनएमडीसी में है खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं। बढ़ती हुई महंगाई मॉल मालिकों को कर रही है परेशान। यानी मॉल मालिक समझ गए ना, जो अलग अलग शहरों में बड़े बड़े मॉल होते हैं ना जिसमें सारे शॉप शोरूम होते हैं, उनके जो मालिक या तो वो पूरी की पूरी दुकान बेचते हैं, आई मीन शोरूम बेचते हैं, या फिर किराए पे देते हैं। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे जो मॉल ओनर्स हैं उनको हो रही है परेशानी। कैसी परेशानी और उसका सोल्यूशन क्या देख रहे हो? हर साल किराया बढ़ा देते दुकानों का। क्या हो रहा है, किराए बढ़ाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये पूरी खबर है आशीष के पास। आशीष बताइए क्या क्या डिटेल्स निकाल कर लाए हैं? सर डिटेल्स में तो ये कि जैसे कि आप बता रहे थे कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो मॉल्स वाले भी चिंतित हैं कि हमें भी थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो अब तक क्या हो रहा था कि जितने भी अग्रीमेंट्स होते थे उसके हिसाब से 3 साल में एक बार किराया जो है रिटेलर जितने भी थे वहाँ पे शॉप्स होते हैं इनसे वसूला जाता है, बढ़ा हुआ वसूला, मतलब जितना 3 साल में आपका जो रेंट है वो बढ़ा दिया जाता है। अब मॉल वाले ये कह रहे हैं कि आप हर साल दीजिए। जैसे पिछले ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखें तो हर 3 साल में करीब 15% जो है किराया बढ़ता है। लेकिन अब मॉल कंपनियां ये कह रही हैं, जो वहाँ पे शॉप्स हैं जो रेंट पे रह रहे हैं टेनेंट्स हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप हर साल दीजिए लेकिन 5% हर साल की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा। वैसे अब 3 साल में एक बार 15% देते हैं, लेकिन हर साल अगर आप 5% देंगे तो क्यूमुलेटिवली हिसाब से अगर आप देखें तो करीब 1.5 से 2% का ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। तो जिसके चलते अगर आप देखें तो ये मॉल जो कंपनीज हैं इनके लिए तो पॉजिटिव है। काफ़ी कुछ मॉल्स ऐसे भी हैं देश में जिन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। कुछ अभी पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि रिटेलर्स जो है काफ़ी रेजिस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ये जो नया तरीका है ये स्वीकार नहीं है, बेटर यही होगा क्योंकि हमारे लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं तो 3 साल में एक बार ही किराए को जो है बढ़ाया जाए, सीधे 15%, ना कि हर साल 5-5% करके बढ़ाएं तो 1.5-2% इन्हें ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो सर इसके चलते देखिए जो फिनिक्स मिल्स हैं, DLF है, ओबरॉय रियल्टी, इन कंपनियों के लिए तो देखिए अच्छा है कि बढ़ती हुई महंगाई इनकी ऑफसेट हो जाएगी, किराया ज़्यादा ये चार्ज कर पाएंगे। लेकिन जो रिटेलर्स हैं जिनके शॉप्स हैं और साथ में अगर आप देखें तो जो मल्टीप्लेक्सेस भी काफ़ी बड़ी संख्या में मॉल के अंदर होते हैं तो इनके लिए थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव है इनके लिए। ओके, तो कंपनीज जो इन मॉल्स में अपनी शॉप्स रखती हैं, आउटलेट्स रखती हैं, उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है, बट मॉल्स स्पेशली DLF, फिनिक्स मिल्स आप देख लीजिए, बाकी जो कंपनीज हैं उनके लिए बड़े फायदे की बात हो रही है। ओबरॉय रियल्टी भी इस श्रेणी में आता है। रेंटल इनकम अब हर साल, या रेंट्स जो हैं वो हर साल रिवाइज किए जाएंगे। DLF पे तो आज कंसेंसस बाय व्यूज भी आपके लिए बन रहे हैं। आइए सचिन जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक BTST। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है टाटा मोटर्स में, एंड जिस तरीके से एक ओपनर इसने सुबह से मेंटेन किया है, प्लस इसका RSI पे एक नेगेटिव क्रॉसओवर है 50 लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है कल के सत्र में ये पर्टिकुलर वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए। सो 390 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 412.50 पे। ये फ्यूचर्स अभी 408 के आसपास ट्रेंड हो रहे हैं, तो एक ही टारगेट होगा पोजीशनल के लिहाज से, जो गैप एरिया है 390 के आसपास। मुझे लग रहा है वो गैप एरिया वापस एक बार रिफिल होना चाहिए। टाटा मोटर्स आज की पहली सेल कॉल आ रही है और वो है टाटा मोटर्स पर 400 के नीचे के टारगेट सचिन जी की तरफ से। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित का सुपर हिट।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में बहुत बढ़िया मूव किया है, लेकिन जो स्टॉक अभी मैं देने जा रहा हूं इसने अभी तक मूव दिया नहीं है और अभी ये देने वाला है। सीमेंट सेक्टर के अंदर 215, 216 जिसका अभी भाव चल रहा है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट ने पिछले कुछ दिनों में करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद इसने लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन किया है और आज स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। तो जिस तरह से सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में मूव आया है, इंडिया सीमेंट में अभी तक देखने को मिला नहीं है। ये अब यहां से परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे सीएमबी पे इंडिया सीमेंट में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 211 रुपए का, 211, 210 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है। तो 211 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट में यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 221 रुपए का बनेगा, जो दूसरा टारगेट बनेगा 225 रुपए का बनेगा। 3-4 दिनों का व्यू लेके इंडिया सीमेंट में खरीदारी करें 211 के स्टॉप लॉस से 221 और 225 के टारगेट से। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट में खरीदारी करने की राय। 211 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 221, 225 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। 3 बजे दीप जी, ये सही समय है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त है विदेश यात्रा का। हाँ, और हम विदेश यात्रा वैसे नहीं कराते जिससे वो सिद्धार्थ सैरानी साहब बोलते हैं मैं जर्मनी लेके जाऊंगा। हम लेके ही जाते हैं असली में जाके। तो चलिए सीधे चलते हैं दावोस। चलिए आइए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और आज है तीसरा दिन। लगातार 2 दिनों से आप लाइव कवरेज देख रहे हैं जी बिजनेस पर और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त दावोस में है। और ओह क्या बात है स्वाति, आज स्नोफॉल नहीं, आज तो बड़ी धूप सी निकली हुई है। बिल्कुल मैम ने एक ऐसा स्पॉट ढूंढा है जहाँ अच्छी धूप आ रही है और वैसे टेम्परेचर अभी भी -10 है लेकिन धूप इज गिविंग अस सम रिस्पाइट सर। मजा आ रहा है धूप में खड़े होके, अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलिए, अंडर द सन आपने एक ऐसा स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ धूप है। बताइए क्या है दावोस से अपडेट्स, क्या किस तरह के एक्शन हो रहे हैं वहाँ पर? बिल्कुल, सो आपने बिल्कुल सही कहा। हम लगातार इतने सारे जो इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेसेस लेकर आ रहे हैं और आज भी लाइनअप अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट अभी तक की जो बातचीत हुई और हमने जब कल आपको बताया किस तरह से भारत को पूरे ग्लोबल सेटअप पे देखा जा रहा है, तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। एक चीज़ है सर, पॉलिसी स्टेबिलिटी को लेकर और ये कंटिन्यूटी की एक बात है जो सब कह रहे हैं कि यही अगर इसी स्पीड से और इसी इंटेंशन से चलता रहेगा तो भरोसा लोगों का बढ़ेगा। जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट्स भारत में करने की और बजट को लेकर भी जो उम्मीदें हैं, मैं उस पर भी आपको आज बताना चाहूँगी। जो कॉन्वर्जेशंस हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार से बजट में एक्चुअली अगर देखें तो कॉर्पोरेट इंडिया को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इन नॉट अ नेगेटिव वे, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि सरकार ने अपने एंड पे रिफॉर्म्स काफ़ी किए हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स किए हैं विद इन और आउटसाइड ऑफ बजट। ज़्यादा आउटसाइड ऑफ बजट है तो बजट इन दैट सेंस एक ही इवेंट नहीं रह गया जहां सरकार आती है और अपने सारे प्लान्स अनवील करती है या बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करती है। सबका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि बजट एक ट्रांसफॉर्मेटिव कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स ही दर्शाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जो फोकस है वो बना रहे, ग्रोथ की तरफ ही फोकस रहे, वहाँ पे कुछ पुशबैक नहीं आना चाहिए क्योंकि अब कॉर्पोरेट इंडिया फाइनली कोशिश कर रही है, नए इन्वेस्टमेंट्स की बात करिए क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अब ऑलमोस्ट पीक पर आ रही है बिकॉज डिमांड अच्छी है। बट सब लोग बहुत ऑब्वियसली कॉशियस होकर चलेंगे क्योंकि ग्लोबल सेटअप में अनसर्टिनिटी है और उसका असर हमें भी कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। सो कॉशियस है विच इज़ अ गुड साइन। और इन्वेस्टमेंट्स भी अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने कल अपोलो टायर्स के एमडी नीरज कंवर जी से बात की, तमाम कॉर्पोरेट टाटा स्टील के एमडी नरेंद्रन जी से बात की और भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने कहा कि दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इनफैक्ट अब वो वाकई इन्वेस्टमेंट की लाइन अप कर रहे हैं और अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि दे टेक लीड इन द बिजनेसेस दैट दे आर। सो इट्स गुड न्यूज़ विद अ कॉशियस अप्रोच विच आई थिंक इज़ वेरी प्रैग्मेटिक। बहुत ही सुलझा समझा हुआ सबने एक यहाँ रुख रखा है। और हम एक इवनिंग में एक प्रोग्राम यहाँ हर दिन देखते हैं जहाँ इंडस्ट्री पूरी मिलती है सरकार से एंड दे गिव आउट व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस थ्रू द डे। क्या उनको फीडबैक मिले बाहर की कंपनी से,
उनको क्या दिक्कतें आई, तो सरकार वो हर दिन शाम को 1 घंटा बैठती है और इंडस्ट्री के साथ बात करती है और नोट्स लेके अपनी पॉलिसी में वो इनकॉर्पोरेट करने की बात करती है। DPIIT जो कि पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल है। सो अच्छे वाइब्स है ओवरऑल कि इंडिया को और बेहतर हम कैसे बनाएं और हम आगे रखें। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर अब सरकार चाह रही है बहुत फोकस करे, तो उस पर भी हम कुछ अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से देखेंगे। ये सेंस मुझे मिल रहा है जब मैं मंत्रियों से बात कर रही हूँ। आज का लाइनअप भी अच्छा और स्ट्रांग है सर, तो आप बताएं, अगर आप कहें तो मैं बताती हूँ। हाँ, अरे इसीलिए तो हम तो दावोस जा नहीं पा रहे हैं, इसी चक्कर में तो आपके पास बार बार लिंक के लिए आ रहे हैं। बताइए सर, एक बार मैं ये दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कितना आज बिकॉज सन है तो बहुत सुंदर माउंटेन पीक दिख रही है। देखिए उधर सुंदर, इफ यू कैन सी जो स्नो है आज, अब थोड़ी मेल्ट होगी तब शाम तक ठंडी बढ़ने लगेगी। माय गॉड, अभी -10 डिग्री है फिलहाल जी। बार तो अपने को ही चलना है सर, ये तो करना है अब तो बन गया है मन। स्वाति, हम वहां से शो कर सकते हैं? अरे बिल्कुल सर, यहाँ पे पूरा अच्छा स्टूडियो सेटअप करते हैं। जी बिजनेस को तो वैसे ही यहाँ पर बहुत लोग आके कांग्रेचुलेट करके गए। इनफैक्ट मैं आपको हाँ ये बता दूं, कुछ 2 लोग आए, आई थिंक दे डोंट लिव इन इंडिया बट बाहर रहते हैं, आई थिंक बेल्जियम में, और उन्होंने आके हमें कहा और कि जी बिजनेस एकमात्र चैनल है जो हमें समझता है, लाइक उन्होंने बहुत फील करके इमोशनली हमसे शेयर किया कि वो कितना हमें पसंद करते हैं। हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यही जो हमारी अप्रोच है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, कि इन्वेस्टर के हित में जो हम बात करते हैं और उन्हीं की इंटरेस्ट को आगे रख के हम हर चीज उस नजरिए से देखते हैं और बहुत अनबायस्ड काइंड ऑफ रिपोर्टिंग करते हैं। तो अच्छा लगा सर सुन के एट दिस ग्लोबल प्लेटफॉर्म। बड़ी बात है विदेशों में और स्पेशली दावोस जैसी शहर में जहाँ दुनिया भर के कॉर्पोरेट और पॉलिटिशियन दिग्गज जो है वो शामिल हो, और वहाँ पर अगर लोग मिले इस तरह के तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत जी स्वाति जी, नहीं सर, भरोसा बढ़ता है, अच्छा लगता है और मन करता है और काम करें और अच्छे से काम करें। अच्छा, आज का आप लाइनअप बताने वाली है, और उससे पहले हाँ आशु जी कहने के स्वाति जो कह रही है हमें वाली डेफिनेशन में आशु जी पूछ रहे हैं कि वो भी शामिल है ना, मतलब पैनलिस्ट को भी दावोस ले जाया जाएगा ऐसा? मैंने नाम नहीं पूछे जी। अच्छा जरूर सर, पूरी टीम हमारी तो आपका मोटो ही है कि पूरी टीम एक साथ जहाँ जाए सब साथ में जाएं, डेफिनेटली। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद स्वाति पूरे अपडेट्स के लिए। फिर से हम आपके पास पहुंचेंगे। आशु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौटती हुई दिख रही है इन शब्दों के साथ कि हाँ पूरे पैनल को बुलाया जाएगा। आशु जी आप देखिए, अब मतलब मैं भी इस बार लगातार 2 बार मेरा विदेश यात्रा का काम पड़ गया, तो जहाँ भी जाता है अब ये बहुत लोगों का प्यार मिलता है और कहते हैं कि हम चैनल देखते हैं। अब देखिए स्वाति दावोस में भी उन्हें कुछ ऐसे लोग मिले हैं, और आशु सर का तो पूरे भारत भ्रमण में कोई ऐसी जगह नहीं आशु सर जहां आपको नहीं मिलते हो, राइट? अनिल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसलिए मैंने तो मतलब मैंने लाइटर नोट स्वाति से पूछा व्हेन शी वाज सेइंग कि हमें बहुत पसंद करते हैं, तो हमें की डेफिनेशन में हम है कि नहीं। अनिल जी मैं फ्राइडे को मैं यूपी के मतलब थर्सडे फ्राइडे यूपी के टूर पे जा रहा हूँ, एंड आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ अनिल जी, दिल्ली बॉम्बे तो सब लोग रहते हैं छोटे से छोटे टाउन में, और कोशिश करूंगा टाइमली पहुंच के फ्राइडे का शो भी एक छोटे से टाउन से करूंगा अनिल जी, और आपको दिखाऊंगा बताऊंगा कि वहां पे कितना लोग प्यार करते हैं और मतलब वेट करते रहते हैं। और अनिल जी हमसे मतलब आपके बारे में बातों के बाकी पैनलिस्ट के बारे में इतनी बातें होती हैं अनिल जी कि मतलब मार्केट की बातें तो होती हैं, लेकिन हमारे आपस के जो इक्वेशंस हैं, जो रेपोज हैं, जो मतलब वो हैं, उसके बारे में अनिल जी लोग इतना उत्सुक होते हैं, इतना जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मजा आता है अनिल जी, मतलब टू मच ऑफ अफेक्शन वी गेट। सही बात है। और आपने जो हमें वाला पूछा ना, तो यहाँ तो हम ही है, मैं वाला सिस्टम तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो हम ही है, इसीलिए ये सबसे बड़ी खास बात है। थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था कि आपस में जो टीम की बॉन्डिंग है, देखिए एक शहर में कोई भी पहुंच जाए तो सबका जो है बहुत बढ़िया। चलिए तो बढ़ते हैं दावोस से आगे, और कुछ बिगुल का वक्त है। कौन कौन कतार में जरा हाथ खड़ा करे तो मैं जल्दी से आ जाऊं, क्योंकि कतार तो होगी मुझे पक्का पता है। बंसल जी पिक ऑफ द डे देने के लिए है तैयार। जी सर बताएं। देखिए अनिल जी, कुणाल जी के एब्सेंस में फिर मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, और हमारा जो पिक ऑफ द डे है स्टॉक है एनटीपीसी। अच्छे से साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा था, 4 दिन के ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक निकला है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है
एक अच्छे उछाल का प्रबल दावेदार है। 167 का स्टॉप लॉस लगाना है। 173, 173 पहला टारगेट, 175 दूसरा टारगेट। इन दो टारगेट्स के लिए एनटीपीसी है हमारा पिक ऑफ द डे। अगर कोई इसको बाय एंड होल्ड करता है डिलीवरी में 1 साल का नजरिया बना के, तो 250 रुपए के लेवल मुमकिन है। ओके, तो ये राय है आपके लिए एनटीपीसी पर। और ये बंसल जी, जब जब भी कुणाल जी नहीं होते, ये बार बार आप जो बोलते हो कुणाल जी के एब्सेंस में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मतलब आप साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुणाल जी से ज़्यादा आप काम करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कुणाल जी नहीं होते तब ज़्यादा काम करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं और कुणाल जी अलग अलग काम करें तो मैं ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा अच्छा करूँगा? मतलब क्या कहना चाहते हैं, ऐसा आशु जी समझना चाहते हैं आपसे? देखिए अनिल जी, कुणाल जी के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया, देश विदेश में अनिल जी फैले हुए हैं जी। तो कुणाल जी तक मैसेज पहुंच जाता है और वो छुट्टी से जल्दी वापस आते हैं। अच्छा, तो ये उन पे दबाव डालने का तरीका है कि वो जल्दी से वापस बिजनेस पे आए अनिल जी। चलिए बस ठीक है, यही क्लियर करवाना था कि कुणाल जी पर बंसल जी भी दबाव बनाते हुए जल्दी से लौट आए। वैसे तो देखिए हमारे पैनल पे इतना मजा आता है शो करने में, बिल्कुल कोई छुट्टी लेता ही नहीं, अनलेस कि कोई वाकई में कोई ऐसा जरूरी काम हो तो अलग बात है। जी आशु जी की विशेष टिप्पणी। जी सर बताएं। अनिल जी, ये राकेश जी अब जो स्टूडेंट्स वाली बात बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और अनिल जी कुणाल जी के इतने फैन है कि मतलब कभी कभी ना मैं जानबूझ के वो चार्ट्स या टेक्निकल्स के बारे में कुछ पूछना समझना अपने तरीके से होता है तो मैं कुणाल जी को टैग कर देता हूं, तो उनका रिप्लाई तो अनिल जी बहुत बाद में आता है, उससे पहले उनके सारे स्टूडेंट्स का आ जाता है। वो पीछे पड़ जाते हैं मेरे के, कह कैसे दिया कुणाल जी को कुछ। लेकिन अनिल जी उसमें भी मजा है, वो भी एक अलग तरह का प्यार है। तो ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं, हम तो लगे रहेंगे ऐसे ही। नहीं ठीक बात है, यही तो खासियत है कि मतलब मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। ये आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द थे जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा मतभेद होने में कोई हर्ज नहीं है, दो लोग होंगे, अलग अलग राय होगी, लेकिन दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। ओके, बढ़ते आगे और थोड़ी देर में आपको देंगे हिमांशु जी एक बेहतरीन पिक ऑफ द डे भी, उनके पास चलेंगे। उससे पहले एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद शेयरों के जरिए इन दोनों कंपनी का जो मर्जर हो जाएगा इसके स्टॉक के जरिए देश में बड़ा विदेशी निवेश आने की बन रही है संभावना, और इसकी पूरी डिटेल्स दे रहे हैं वरुण दुबे। वरुण बताइए, दोनों कंपनियों का मर्जर होने के बाद कुछ विदेशी निवेशक अच्छा पैसा लगाएंगे इस कंपनी में? डेफिनेटली अनिल जी, वो तो लगाएंगे, क्योंकि मर्जर के बाद जो एफआई होल्डिंग होगी वो तो कम होने वाली है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हो ये रहा है ना अनिल जी कि हर क्वार्टर में ये कंपनियां अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देती है और उसके बाद एफआई की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और उस बेसिस पे लगातार रिपोर्ट्स आती जाती है कि कितना इनफ्लोस या आउटफ्लोस तो होंगे नहीं, बट ऑब्वियस है कितने इनफ्लोस जो है इन कंपनियों में आ सकते हैं आफ्टर द मर्जर। तो यहाँ पे कुछ रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था उसमें कहा जा रहा था कि मर्जर के बाद एफआई की होल्डिंग जो है करीब 61% के आसपास होगी, और बेसिकली ये नुवामा की रिपोर्ट है, और ये कह रहे थे कि एफआई की होल्डिंग की अधिकतम सीमा देखिए, ये तो हम सबको पता है कि 74% के आसपास है। मर्जर के बाद कुल नंबर ऑफ शेयर 746 करोड़ के आसपास होंगे, जिसमें से एफआई होल्डिंग जो है 455 करोड़ की होगी, यानी कि 17%, 17.5% के आसपास की जगह होगी जहाँ पे एफआई जो है अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। नो डाउट स्पेसिफिक कैप्स भी रहते हैं, तो इसके चलते कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एमएससीआई के जो इन्फ्लोज है वो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें आ सकती है। करीब 2.5 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है इस मर्ज एंटिटी में आ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा था नुवामा के अलावा जो रिपोर्ट्स है उसमें कुछ कह रहे थे कि करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो भी आ सकते हैं। तो अगर आप एक रेंज मान के चले तो 2.5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो मर्ज एंटिटी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि आने वाले क्वार्टर्स में जब तक मर्जर पूरा नहीं होता, शेयर होल्डिंग फिर बदलेगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक नया अपडेट हम लेके आएंगे कि कितने इन्फ्लोस आ सकते हैं। मेरे ख्याल से एक और क्वार्टर लगेगा जब नई शेयर होल्डिंग आएगी, और उसके बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने इन्फ्लोस आ सकते हैं। बट फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इन्फ्लोज में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी आपको होते हुए दिख सकती है। आइए लगे हाथ बैन से बेनिफिट, यहाँ पर भी अपडेट ले लेते हैं कि अब तो स्टॉक लिस्ट रोज बढ़ भी रही है। 5 स्टॉक्स आ गए हैं बैन में, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? आशीष हमारे साथ तैयार। 5 स्टॉक्स बैन में, आशीष बताएं क्या हो सकते हैं बदलाव?
दीपांशु, जो स्टॉक सबसे पहले बैन में आया था, हो सकता है कि वही बाहर आ जाए, हो सकता नहीं, इनफैक्ट पक्का ही हो गया, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखिए तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट करीब करीब 79.64%, 80% से नीचे आ गए तो पक्का स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के जो 4 स्टॉक है इनका अपडेट एक बार दे देता हूँ। डेल्टा कॉप 106% है, L&T फाइनेंस 101%, मनप्पुरम 90%, GNFC 84%, यानी ये जो चारों स्टॉक है वो आपको बैन में बने रहेंगे, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर आ जाएगा। स्लाइड पॉसिबिलिटी है, वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन समय थोड़ा सा बचा हुआ है। PNB 95% के ऊपर नहीं गया है, लेकिन 94.88% है, 80% है, माफ करिएगा, 94.80% है। तो PNB इसको स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं एंट्री के लिए। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस निश्चित हो गया कि स्टॉक बैन से बाहर आएगा। चलिए, तो लिस्ट छोटी तो होती है, आपको शायद दिख जाए, बट उसके सामने तो आईबुल तो बाहर आ जाएगा। आईबुल बाहर आ रहा है एंट्री के लिए अभी। PNB शायद, वो भी शायद है। 94.8 है, 95 तो 95 के ऊपर अब नहीं बढ़ेगी। दिन के अंत में जाते हैं तो कम ही हो जाती है, कम हो जाती है। मुश्किल है, फिर भी आ जाए तो आ जाए, बट संभावना थोड़ी सी कम है। बट सबसे ज़्यादा डेल्टा कॉप पर बनी हुई है, और क्योंकि आशु सर भी हैं, डेल्टा कॉप नतीजे के बाद रिएक्ट भी कर रहा है, बैन में भी है, तो एक बार आशु सर से भी डेल्टा पर राय ली जाए। आशु सर हालांकि सुबह के लो से रिकवर कर रहा है, 196 तक गया था स्पॉट पर प्राइस इसका, बट नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है, बाजार को पसंद नहीं आया, और उसके लिए एक बार के लिए आज स्टॉक की जम के पिटाई भी हुई। अभी भी 0.4% नीचे है सर। डेल्टा पर आपका व्यू? दीपांशु, मेरा सेम व्यू है। आपको ध्यान होगा एक कोविड स्केयर में 217-18 था, तो मैंने कहा था कि ये निकल जाना चाहिए। उसके बाद ये कई बार कॉल्स भी आई, कई बार आपने पूछा, परसों में शायद कुणाल जी भी डिस्कस कर रहे थे स्टॉक के बारे में, तब भी मैंने कहा मेरा कोई व्यू नहीं है। दीपांशु, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा फेवरेट स्टॉक है, ये फेवरेट स्टॉक पे अब क्या करना चाहिए। दीपांशु, वही रेंज है, कहीं नहीं जा रहा है, मतलब डिसअपॉइंट ही किया है। और एक्चुअली दीपांशु, मैं एक और बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मेरा फेवरेट स्टॉक वो होता है जिसमें मेरे क्लाइंट्स को और मेरे व्यूअर्स को पैसे आए। मेरा कोई और फेवरेट स्टॉक नहीं होता। वो फेवरेट इसलिए होता है, मुझे लगता है कि इसमें पैसे बनेंगे, बट जब पैसे बनने के वो मतलब लगता है कि ऑप्शंस खत्म हो गए हैं, या लंबा लेगार्ड हो रहा है, या मतलब साइडवेज हो गया, या पैसे नहीं बनेंगे, तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, चाहे वो भारती था चाहे डेल्टा था। मेरा प्यार उतना ही है जब तक वो हमारे मतलब मेरे व्यूअर्स और क्लाइंट्स के पैसे बनाता है। अदरवाइज मेरा कोई ऐसा पर्सनल फेवरेट स्टॉक्स नहीं है जो सबके होते हैं। मेरे तो स्टॉक ही फेवरेट नहीं है दीपांशु। सो मुझे डेल्टा में दीपांशु वही उस दिन बात हो रही थी, 225 दिन चला जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत हद हो जाएगी, और उसमें एक बार निकलना चाहिए। और नीचे में वही 205-10 का एक वो है, आज 196 गया था लेकिन रिकवर कर गया। वही नीचे 200, 205, 210 मैक्सिमम, ऊपर 225-30, इसी रेंज में रहेगा। और कुछ अभी मुझे ऊपर मजा नहीं आ रहा। तो जब मजा नहीं आए तो दीपांशु उस स्टॉक में बार बार कुछ ना कुछ दिमाग लगा के या कंपल्सिव ट्रेडिंग करके कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, ये चलो स्टॉक तो समझ में आता है, आपका पॉइंट तो वैलिड है कि जिसमें पैसा बने वो फेवरेट। अच्छा, एंकर्स के केस में और एनालिस्ट एक्सपर्ट्स के केस में भी ऐसे ही है कि वहां पर राय मतलब परमानेंट टाइप से, जस्ट आस्किंग, वो #जस्ट आस्किंग। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए, कभी आप सोचते हैं कि मैं किसी एनालिस्ट को क्वेश्चन करता हूं, वो अनिल जी इसीलिए करता हूं कि जिस एनालिस्ट की अच्छी कॉल चलती है मुझे बहुत मजा आता है, मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं। अनिल जी, ऐसा नहीं है कि आई एम मतलब मैं एप्रिसिएशन में कोई कंजूसी रखता हूं। अनिल जी, ऑन एयर भी करता हूं, ऑफ एयर भी करता हूं, और पब्लिक में भी करता हूं। और अनिल जी, अगर गलत जाती है या मतलब वीक स्टॉक्स में अगर वो मंदी नहीं दिखती है जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, तो मैं कई बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जी, और एंकर्स के बारे में, वे तो एनालिस्ट तो ठीक है, हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। एनालिस्ट का नाम तो मैंने ऐसे ही जानबूझ के बीच में लगाया था, पूछना तो हमें एंकर्स के बारे में था। नहीं अनिल जी, एंकर्स के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है, अनकंडीशनल। अरे वाह, धन्यवाद। किसको? माफ कीजिएगा। तो चलिए, ये तो हमारे हंसी मजाक वाली चीजें चलती रहेगी, बीच बीच में थोड़ा होना चाहिए। लेकिन आइए, लीवर के आने वाले हैं नतीजे, उससे पहले हिमांशु जी को भी तो पिक ऑफ द डे देना है। हाँ, देना। हिमांशु जी, तैयार है आप? जी बिल्कुल जी। ओके, आप ही की तैयारी का इंतजार था। चलिए, ब्यूल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदना है कैपिटल गुड सेगमेंट का एक लीडर जिसका नाम है सीमेंस, जिसमें एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। करंटली स्पॉट में लेवल्स हैं 3060 के आसपास, करंट लेवल्स पे खरीदें। और मेरा ऐसा मानना है ये स्टॉक में 100 से 125 रुपए की तेजी आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। 3150, 3160 रुपए के टारगेट्स के लिए सीमेंस में खरीदारी करें।
स्पॉट लेवल्स की अनिल जी बात कर रहा हूं, यहां पर अगर 3040 3045 तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3025 का, और ऑप्शंस के जरिए भी अनिल जी यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। 3050 स्लाइटली इन द मनी जब हो चुकी है, अब ये यहां पर कॉल ऑप्शन खरीदे, 55-56 रुपए तक यहां पर ऐड करें पोजीशन को। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 80 और 90 रुपए के दो टारगेट्स के लिए सीमेंस में 3050 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। सीमेंस इस पर खरीदारी की राय पिक ऑफ द डे की तरफ से भी आपसे मान लें, कल के लिए आज ही काम कर रहे हैं हिमांशु जी, और ऑप्शंस के जरिए भी इस पर ट्रेड किया जा सकता है। सुमित जी से भी लेंगे एक एक्सपायरी का ऑप्शन। आइए उससे पहले HUL, ये पिछले कुछ दिनों में थोड़ा एक्टिव भी रहा है, बाजार को इसने सहारा भी दिया है और अब नतीजों के लिए भी तैयार हो रहा है। कैसे रहेंगे इस FMCG दिग्गज के नतीजे, आइए जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए क्या है बाजार का अनुमान? बिल्कुल, पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है इस बार, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अभी भी मार्जिन्स में दबाव आ सकता है। मैं आपको प्रीव्यू बता देती हूँ, जहाँ पे 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। कंपनी की आय में करीबन 15,000 करोड़ के आसपास आ सकती है। जो कामकाजी मुनाफा है वो 8% से बढ़कर इस बार 3,530 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन्स 24% के हो सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 23% के थे और पिछले साल कंपनी ने 25% के मार्जिन्स किए थे। तो पिछले क्वार्टर से तो 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है, लेकिन पिछले साल से फिर भी मार्जिन्स में थोड़ा इंपैक्ट रहेगा। मुनाफा देखें तो 11% से बढ़कर इस बार करीबन 2,490 करोड़ के आसपास आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 4% की वॉल्यूम ग्रोथ रह सकती है। जिस हिसाब से कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ाए थे तो वैल्यू ग्रोथ भी रहेगी, उसी के चलते रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। डिटर्जेंट और डिश वॉश में देखें तो वहाँ पे पिछले क्वार्टर में थोड़ी डगमगाई हुई सिचुएशन थी, तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। और जो जिस हिसाब से कमोडिटीज़ के प्राइस में थोड़ी गिरावट है, थोड़ा सुधार है, तो मार्जिन्स पिछले क्वार्टर से इस बार इंप्रूव होकर आएंगे, ये गारंटी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री पे नजर रहने वाली है, रूरल डिमांड को लेकर, मार्जिन रिकवरी पे और एड स्पेंड्स पे। ओके, तो ये है HUL के नतीजों का पूर्वानुमान। आप क्या करें निपुर, कौन सा ये एक जो लाइन लिख कर आई थी जिसकी ग्रोथ में मजबूत ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, डिटर्जेंट एंड डिश वॉश। डिटर्जेंट एंड डिश वॉश, एक मिनट चैनल चेक कर लेते हैं, पता नहीं नुपुर का अनुमान सही है नहीं। बंसल जी बताएं, HUL में जो नुपुर कह रही है कि डिटर्जेंट और डिश वॉश में मजबूत ग्रोथ देखने की मिलेगी, आप सहमत हैं? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी सहमत हूँ। सबके यहाँ डिटर्जेंट और डिश वॉशर अनिल जी इन्हीं का यूज होता है। और अनिल जी एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, ये डिश वॉशर में भी अनिल जी काफी स्कैम टाइप का है। ये HUL वगैरह के तो अफोर्डेबल है, ये जो ऑनलाइन फैंसी अनिल जी नाम मिलते हैं ना, डबल ट्रिपल दाम के होते हैं, और मतलब कि प्रोडक्ट भी खराब होता है और दाम भी ऊपर का होता है। तो बिल्कुल मैं नुपुर की बात से सहमत हूँ कि डिश वॉशर और डिटर्जेंट में भयंकर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी अनिल जी। देखा नुपुर, इसको कहते हैं ग्राउंड रियलिटी। नहीं, अच्छी एंकरिंग। देखो मैंने पहले बंसल जी को सही सवाल पूछा, बंसल जी ने यहाँ तक बता दिया कि ऑनलाइन से जो प्रोडक्ट मंगाते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो हमें सही, मतलब अच्छी एंकरिंग वही है, सही आदमी से सवाल पूछना जिससे कि आपको जवाब एकदम परफेक्ट मिले। बंसल जी धन्यवाद हमारी एंकरिंग सही साबित करने के लिए। ओके, तो HUL का ये है नतीजों का पूर्वानुमान, और सचिन जी बताएंगे नतीजों के पहले अगर कोई एक्शन लेना है स्टॉक में, खरीदारी या बिकवाली का, बताएं सर। काफी अच्छे बुल रन में लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे अगर ये 2700 का लेवल, 2710 का लेवल निकल जाता है तो 2810 2830 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो फिलहाल तो किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उसे कैरी फॉरवर्ड करनी है। एंड अगर 2710 का ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो 2680 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं 2830 के लक्ष्य के लिए। HUL 2800 के ऊपर जाने के लक्ष्य आपको आते हुए दिख सकते हैं। देखते हैं नतीजों का सहारा मिलेगा या नहीं, बट लगातार 2-3 दिनों से बढ़िया सपोर्ट बाजार को HUL ने दिया है। आज के मजबूत बाजार में आइए फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है ये जान लेते हैं अनिल जी के साथ। सर हमारी तो स्ट्रेंथ बरकरार है। डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, पिछले 1-1.5 घंटे में कहीं नहीं गए, उन्हीं लेवल्स पर अटके हुए हैं। यूरोप भी उसी लेवल पर अटका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। कच्चा तेल और मजबूत हो गया सर, $87 पर कच्चा तेल आ गया, तो 79 वाला ब्रेंट अब 87 पर आपको दिख रहा है। रुपया बहुत मजबूत है, 45 पैसे का पुल बैक अनिल जी रुपए में आया है। तो बढ़िया मूव रुपए में चल रही है, वो एक सेंटर ऑफ एक्शन बना हुआ है।
और अदरवाइज बाकी सारे संकेत ठीक हैं। बताएं सर क्या करके जाना है। दीप देखिए, पहली बात तो ये कि अब आज रात को अमेरिका में क्या होगा तो पता नहीं जी, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स इतने सुस्त हैं और कल 400 पॉइंट घटे हैं। नेस्डेक हरे निशान में बंद हुआ, नेस्डेक 7 दिन से हरे निशान में, क्या पता आज घट जाए, इन्हें 7 दिन से बढ़ ही रहा तो, और डाउ क्योंकि 400 घटा है तो बढ़ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या होगा उसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम वो छोड़कर ये करते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो सकता है। 2 दिनों में अपने लगभग निचले स्तरों से 450-500 पॉइंट बढ़ गए, और जो हमारी ऊपर की रेंज है 18,175, 265, 250 मान लो राउंड में, लगभग वहाँ पहुँचे। तो फ्रेश खरीदारी करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, आप 18,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है, 18,300 का हेज करके चल सकते हैं। तो यानी 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे खुले, इतनी रिस्क तो आपको लेकर चलनी चाहिए। 1% की रिस्क हमेशा निफ्टी में होती है, मार्केट में होती है। इससे बियॉन्ड अगर कोई बड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी आप हेजिंग रख के चल सकते हैं। फ्रेश नहीं खरीदना है, क्योंकि आप एकदम परफेक्ट हायर लेवल, क्योंकि ये देखो दीप हमेशा ये होता है, नीचे के लेवल पे ऐसा लगता है कि टूटेगा गया, ऊपर के लेवल पे हमेशा लगता है कि अरे अभी ये तो इस बार तो बहुत ही 18,500 और 19,000 और कुछ भी हो सकता, होने में हो भी सकता है, मैं मना नहीं करता नहीं हो सकता, होगा तो हम 18,300 के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं खरीदने के लिए। फेवरेबल नहीं होने का मतलब, फ्रेश खरीदारी करने का मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं या बहुत ऐसा सोच रहे हैं, नीचे आएगा तो लिया जाएगा। ओवरनाइट रिस्क रखने के लिए ये लेवल अच्छा नहीं है, तो नया फ्रेश नहीं खरीदना है, पुराना है तो पड़ा रखिए। क्लियर है। अब आइए बैंक निफ्टी आप 42,500 के आसपास बंद हो रहे हैं, करेक्ट। 42,725 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, या तो 42 उसके पार निकलेगा तब सोचेंगे, नहीं तो हमारे लिए खरीदने की वापस जगह वही है 42,100, 42,200 की रेंज में। तो यहाँ भी फ्रेश खरीदारी नहीं करेगी, क्योंकि जहाँ बंद हो रहा है ना 42,500 के आसपास दीप, बार बार वहीं जाकर रुकता है बंद होने के लिए, क्योंकि 42,500 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। तो फ्रेश खरीदारी कल सुबह करेंगे। भले हो सकता है आपका एक गैप निकल जाएगी, 50-75 निफ्टी ऊपर खुल जाए, 150-200 बैंक निफ्टी ऊपर खुल जाए, तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड को देख के डिसाइड करना है। मेरी राय होगी कि जो फ्रेश ट्रेड लेना है कल ले। ओके, तो ये है अनिल जी की राय, फ्रेश ट्रेड कल लें, पोजीशन है हेज करके बनाए रखें, और लॉन्ग्स पर अभी भी भरोसा है, बट थोड़ा रेंज के ऊपर आ रहे हैं, उसका भी ध्यान रखें। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, एक्सपायरी का ऑप्शन में कॉल लेने का ही सलाह रहेगा। निफ्टी मजबूत है, डेज हाई के पास क्लोजिंग दे रहा है। वॉलिटिलिटी में कोई 30-40 पॉइंट नीचे आएगा तो आएगा, और वो लगता ऊपर ही है। तो 18,100 का कॉल 85-87 अभी ट्रेड कर रहा है, 85 टू बी वेरी प्रिसाइज। 18,100 का कॉल लेने का सलाह रहेगा कल की एक्सपायरी वाला, 85 के पास। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा। निफ्टी के अंदर जो आज का हाई लगा है, जैसे ही वो निकलेगा तो 18,200, 18,250 तक के लेवल निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा होने पे इस कॉल के जो ऊपर में टारगेट होंगे 140 रुपए से लेके 170 रुपए तक के रखने हैं। तो 18,100 का कॉल खरीदारी करें 85 के आसपास, 35 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर के अंदर 140 और 170 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 140-170 के लेवल्स के लिए निफ्टी 18,100 का कॉल खरीद कर चलें। भरोसा आया है निफ्टी 18,100 का कॉल सुमित जी ने दिया है, 42,500 का कॉल बैंक निफ्टी पर राय हिमांशु जी ने दी है, आशु सर ने एक बुल स्प्रेड बनाया है। तो इंडेक्स पर भरोसा आ रहा है, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस के करीब आते हुए दिख रहा है, तो देखते हैं इस बार क्रॉस करेगा रेजिस्टेंस या नहीं। नतीजों की बात करें, कल एशियन पेंट्स के भी नंबर्स आने वाले हैं, एक क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, यहाँ पर नंबर्स कैसे रहेंगे? यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे रहेंगे, पिछले साल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन था, तो कंपनी की जो आय है वो 9% से इस बार बढ़कर आ सकती है, करीबन 9,300 करोड़ के आसपास। जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ भी 9% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन फ्लैट रहेंगे, इस बार 18% के आसपास आ सकते हैं, और जो मुनाफा होगा वो भी 10% से ऊपर 1130 करोड़ के आसपास आ सकता है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो म्यूटेड ग्रोथ आने की उम्मीद है, क्योंकि महंगाई थी तो कंपनी ने प्राइसेस बढ़ाए थे, तो डिमांड पे थोड़ा सा असर रहा था। डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की बात करें तो उसका बेस काफ़ी हाई है, फिर भी 4 से 5% की ग्रोथ का अनुमान है यहाँ पर। और ग्रॉस मार्जिन पिछले क्वार्टर से इंप्रूवमेंट दिखेगा यहाँ पर भी, जिस हिसाब से रॉ मटेरियल के प्राइस गिरे उसके बाद उसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिट्स पे रहने वाला है। यहाँ पर भी मैनेजमेंट कमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, रूरल डिमांड को लेके, मार्जिन रिकवरी को लेके, और कंपनी की आगे चल के एड स्पेंड स्ट्रैटेजी को लेके। तो ये है आपके लिए राय एशियन पेंट्स, इस पर भी रखनी है नजर। निफ्टी के 2 दिग्गज, कंजम्पशन पैक के 2 दिग्गज, एशियन पेंट्स और एचयूएल, दोनों के कल आएंगे नतीजे। ओके, तो क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं, और एक्शन बढ़िया रहा है। अनिल जी, बाजार में जो एक्शन रहा है वो तो ठीक है सर, रुपया सर
50 पैसे मजबूत आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में होते हुए दिखा है। 2 दिन की जो सुस्ती बनी हुई थी रुपए में, आज वापस मूव आ गई है। तो पिछले हफ्ते हर दिन हमने मूव देखी, इस हफ्ते की शुरुआत में 2 दिन कमजोरी, अब वापस अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे। तो जो 2 दिन में रुपया फिसला है वो सारे के सारे लेवल्स रिक्लेम करते हुए आपको रुपये दिख रहा है और अब 50 पैसे मजबूत हुआ है एक ही ट्रेडिंग सेशन में। बड़ी मूव रुपए की मानी जा रही है। ग्लोबली भी हमने देखा है, बाकी करेंसीज ने भी डॉलर के खिलाफ एक पुल बैक किया है। आज जो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आई थी जहां पर उन्होंने स्टेटस को मेंटेन रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है, उससे भी एक बाजार में बड़ी रिलीफ रैली आई है करेंसी मार्केट की अगर आप बात करें। और जापान के इक्विटी मार्केट्स भी हमने देखा 2.5% ऊपर ही बंद हुए थे। तो बड़ी मूव रुपए की, दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग से पहले रुपया आ रहा है। अच्छी मूव बाजार की भी, दिन के ऊपरी स्तर के पास ही आप क्लोजिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज मेटल्स एक बार फिर से स्टार्स बनते हुए दिखे थे, 2 दिन की सुस्ती रिवर्स करते हुए। चाइना की तरफ से मजबूत डिमांड आ रही है, बेस मेटल्स में बड़ी रैली है और अच्छे संकेत मेटल्स काउंटर से। हिंडाल्को टॉप गेनर 0.3% ऊपर, टाटा स्टील 2.5% ऊपर। लगातार दूसरे दिन एल&टी ने नया रिकॉर्ड बनाया है, 2.5% की तेजी इस काउंटर पर भी आती हुई दिखी है। एचडीएफसी बैंक दोनों में अच्छी खरीदारी रही, स्पेशली एचडीएफसी बैंक। यूपीएल में बढ़िया एक्शन, विप्रो आईटी को लीड करता हुआ, बट टीसीएस इन्फी पर भी अच्छा एक्शन था। एचसीएल टेक महिंद्रा पर भी रखे नजर। भारती एयरटेल पॉजिटिव दिख रहा था। डिवीज लैब में आज खरीदारी दिखी है। आईटीसी ये भी थोड़ा एक्टिव था, साथ ही टाइटन। नतीजों से पहले एचयूएल में भी पॉजिटिव एक्शन। टाटा मोटर्स आज का टॉप लूजर, बट 1.5% की ही गिरावट इस काउंटर पर थी। एचडीएफसी लाइफ फ्राइडे को आएंगे नतीजे, थोड़ा सुस्त आज। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर खबर कुछ चल रही है। अल्ट्राटेक, बीपीसीएल, नेस्ले, इंडसिंड, बजाज फिनसर्व और सिप्ला यहां पर भी आपको कमजोरी आते हुए दिखी है। वायदा बाजार की तरफ आइए, बड़ी मूव सीमेंस 4.5% की मूव सीमेंस में आई है, 3000 के ऊपर गया और उसके ऊपर ही क्लोज करने के लिए तैयार है। सेल ये भी 90 के ऊपर आपको जाते हुए दिखा। मैक्स फाइनेंशियल सुबह से ये काउंटर बजिंग है। ट्रेंट, जाइडस लाइफ, जेएसपीएल, हैवेल्स, वेदांता, एनएमडीसी, एस्ट्रल, टोरेंट फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर, पिडलाइट, कैनफिन, इप्का, इन सारे काउंटर्स में आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नतीजों के बाद 4% टूटा। डेल्टा कॉप नतीजों के बाद 4% टूटा है। वायदा कारोबार के बैन में भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी दोनों पीएसयू बैंक्स आज कमजोर रहे। इंडियन होटल्स में आपने सुस्ती देखी है। डिक्सन टेक, दालमिया भारत, इंडिया मार्ट, एचडीएफसी, एएमसी, मेट्रोपोलिस, जीएनएफसी, फेडरल बैंक, एसआरएफ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये भी कुछ और काउंटर थे जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। पॉलीप्लेक्स, इसमें बड़ा एक्शन आया है, हालांकि इंडोरामा की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि कोई डेफिनेटिव मूव नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जस्ट डायल नतीजों के बाद से जबरदस्त तेजी में आज 6% ऊपर। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वेल्सपन कॉप, स्वान एनर्जी, राइट, एपीएल अपोलो, ऑयल इंडिया, पतंजलि फूड, सीएसबी बैंक और एनएलसी इंडिया ये भी एक्शन में। कल एनएचपीसी के मैनेजमेंट से भी हमने बात करी थी। आज स्टॉक 3% ऊपर आपको दिख रहा है। डेज हाई के करीब अनिल जी आप क्लोज हो रहे हैं 18,160 के ऊपर। निफ्टी 0.5% ऊपर। बैंक निफ्टी 52 पैसे मजबूत रुपया सर। बड़ी मूव इक्विटी और करेंसी मार्केट दोनों में ही आज गजब का एक्शन होता हुआ दिखा है करेंसी मार्केट में। बहुत ही बढ़िया तेजी और लगातार दूसरे दिन बड़े दिनों बाद तेजी का माहौल हमारे बाजारों में देखने को मिला है। तो थोड़ी बेहतर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर पहुंचते हुए बाजार आपके लिए। आइए विदा लेने का वक्त है, उससे पहले बता दें शाम का आयोजन आपके लिए। वैसे तो जो लोग शाम को थोड़ी देर बाद मैच देखना चाहते हैं ज़रूर आनंद लें इंडिया की बैटिंग का। 174-175 पर 3 विकेट 28 ओवर में, यानी कि बचे हुए 23 ओवर में अगर इतने ही 250 रन और बनाए तो कितने हो जाएंगे दीप? 300-350 हो जाएंगे सर। सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 रन इज गुड, जबरदस्त बढ़िया स्कोर है। और विकेट अगर बचे रह गए थोड़ा और चल गए तो फिर कहना ही क्या। आइए तो चल रहे हैं, अभी तक तो मामला ठीक है। सूर्य कुमार यादव भी अच्छा खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, शुभमन गिल दोनों खेल रहे हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो और अगले दो मिनट में जल्दी से आपको बता दूं क्योंकि मुझे भी मैच देखना है। हाँ सरकार सोशल मीडिया पर फेक कंटेंट की बाढ़ और ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए बेहद सतर्क है। इसे लेकर आईटी मिनिस्ट्री ने नए कानून के ड्राफ्ट को और सख्त कर दिया है। इसके तहत अगर सरकार अपनी तरफ से किसी गेम कंटेंट या हिस्से को फेक या गलत मानती है तो इंटरमीडिएट्स को किंतु परंतु किए बगैर ही उसे तत्काल हटाना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। इसी पर होगी हमारी आज की विशेष चर्चा। शाम 6 बजे समझेंगे कि नया नियम पहले से कितना अलग है, इसके क्या फायदे होंगे, इससे फर्जी कंटेंट या फिर ऑनलाइन गेमिंग के खतरे को कितना कम किया जा सकता है। चर्चा में हमारा साथ देंगे कुछ खास मेहमान। विराग गुप्ता साहब जो कि जाने माने एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, अमित दुबे साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, ध्रुव गर्ग साहब हैं जो डायरेक्टर हैं AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के। नए नियम, फर्जी कंटेंट बंद, ये है आज की विशेष चर्चा।
और दीप की वजह से सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके हैं। नाम नहीं लेना चाहिए था हाँ, मुझे। मैंने लिया नहीं था दीप, आप ही ने लिया था। बड़ा अच्छा खेला था सर, अच्छी शुरुआत भी करी थी इनिंग्स की, बट आउट हो गया। तो हम तो ऐसे ही है, कोई भी काम गलत हो तो हम पहले से डिसाइड करके नाम किसका लगाना है। हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट है। तो सूर्य कुमार यादव की अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे दीप जिम्मेदार, खराब परफॉर्मेंस के पीछे दीप जिम्मेदार है। ओके, आइए बढ़ते आगे। और इसके बाद आज बजट स्पेशल सेगमेंट में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, जानेंगे कि इस बार बजट में डिफेंस के मोर्चे पर क्या ऐलान हो सकते हैं, विश्लेषण करेंगे कैसे डिफेंस सेक्टर को मिल सकता है बजट में बूस्ट, कैसे ये सेक्टर देश के लिए ग्रोथ ला सकता है। डिफेंस सेक्टर ग्रोथ का बूस्टर, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। और दूसरी कवर स्टोरी, भले ही ग्लोबल लेवल पर लगातार छटनी की खबरें आ रही हो, नौकरियां जा रही हो, लेकिन भारतीय कंपनियां न इस साल छटनी करेगी न ही सैलरी काटेगी। कल भी हमने 2 दिन पहले भी आपको बोला था कि देखिए इस साल बढ़िया बम्पर, यही काम की चीजें हैं भाई साहब। रात को शाम को घर जाने के बाद ये आलतू फालतू की लड़ाइयाँ, एक दूसरे के चीखने चिल्लाने वाले बहस डिबेट, इनसे कुछ आने जाने नहीं है। कहाँ नौकरियां नहीं कट रही है, कहाँ इंक्रीमेंट बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें देखेंगे जिंदगी में यही काम आएगी। तो ये देखिए, ये सब मानना और कहना है भारतीय कंपनियों के सीईओ का। पीडब्ल्यूसी जानी मानी अकाउंटिंग फर्म में उनके एक सर्वे में शामिल हुए इंडियन कंपनी के सीईओ ने भरोसा जताया है पूरी की पूरी इकोनॉमी पर, और कहा कि 2023 में जॉब मार्केट कैसा रहेगा, सेक्टर में हायरिंग कैसी रहेगी। ये है आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया में फायरिंग, भारत में हायरिंग। वाह, जहां दूसरी जगह नौकरियां जा रही है, हमारे यहाँ नौकरियों की बाढ़ आ रही है। तो ये कवर स्टोरी एक और मिस मत कीजिएगा। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, आशुमदान साहब, सिमी जी, सुमित जी, सचिन जी और हिमांशु जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए और हमसे आज क्लोजिंग शो में मुलाकात करने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। 112 अंकों पर बंद हुआ है निफ्टी, 18,165 पर। 390 ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है 61,045 पर, और 222 का आंकड़ा रहा तेजी के साथ निफ्टी बैंक का 42,458 पर। समाचार समाप्त हुए। दीप, धन्यवाद।